नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार द्विवेदी हूँ। मेरा इस बार सिविल सेवा परीक्षा में 74वां स्थान आया है और हिंदी साहित्य में मेरे अंक 344 आए हैं। अब मैं पेपर की बात करता हूँ। जहाँ तक पेपर 1 है तो पेपर 1 में जैसा मैंने बताया भाषा खंड और साहित्य इतिहास खंड है। पेपर 1 बहुत ही वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर है। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर सवाल उसमें नहीं आते हैं। जो सवाल सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और हमें उनके उत्तर देने होते हैं। तो पेपर 1 में अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो पेपर 1 बहुत ही मार्किंग पेपर है। तो पेपर 1 में 8 सवाल आते हैं, 8 में से हमें 5 करने होते हैं। 5 में से पहला और 5वां सवाल कंपलसरी होता है, बाकी एक खंड से 2 और एक खंड से कोई एक सवाल करना होता है। तो मेरी सलाह यही है कि भाषा खंड से 2 सवाल पकड़ें, क्योंकि भाषा खंड वस्तुनिष्ठ खंड है उसमें व्याकरण का पोर्शन भी आता है, तो उसमें नंबर कटने की गुंजाइश काफ़ी कम है। विद्यार्थियों को मुख्य दिक्कत आती है पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। व्याख्या के पोर्शन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जिनमें कई बार मुझे प्रश्न पूछा गया है कि व्याख्या का पोर्शन कैसे अटेम्प्ट करें, उसको कैसे तैयार करें। साथ में आलोचनात्मक प्रश्न पिछले 2-3 साल से ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी जटिल आयाम लिए हुए आलोचनात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो उस विषय में जो मैंने किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक व्याख्या की सवाल है तो कुछ जो टेक्स्ट हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, भारत भारती हो गया। तो इनको तो पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि जो लिखा है कभी वही कहना चाहता है। गद्य खंड में महाभोज जैसी रचनाएं हैं जो बहुत छोटी रचनाएं हैं, तो इन्हें हमें पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये रचनाएं छोटी रचनाएं हैं और इनमें आई व्याख्या हम आसानी से पहचान कर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दिक्कत आती है गद्य खंड में स्कंदगुप्त जैसी रचनाओं में, और पद्य खंड में कामायनी और अन्य जटिल रचनाओं में। तो मेरा मानना यही है कि कुमार सर्वेश सर की जो एक किताब आती है व्याख्या खंड की, उसको आप खरीद लें, और दृष्टि ने भी एक कंपाइलेशन निकाला है व्याख्या खंड का, उसको आप खरीद लें और उन दोनों को आप जो है विस्तार से पढ़ लें। अब बात आती है कि आलोचनात्मक प्रश्नों में कितने आयाम देखने चाहिए और कैसे जो है उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जैसे इस बार एक सवाल आया था कि महाभोज समसामयिक अवस्था का निदान मात्र है, विधेयात्मक समाधान है, यानी कि जो समस्या उस समय की है सिर्फ उसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या फ्यूचर के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो अब इस प्रश्न को हम कैसे देखेंगे? हमें पहले लिखना चाहिए महाभोज का थोड़ा हमें पृष्ठभूमि देनी चाहिए कि एक राजनीतिक उपन्यास है और किस समस्या पर आधारित है, भ्रष्टाचार और अन्य राजनीतिक विरूपताओं पर आधारित है। तो आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड दें 3 लाइन में। उसके बाद आप बताएं कि समसामयिक समस्या का निदान कैसे देता है। इसी प्रकार एक सवाल था कि दिव्या में जो भारत का स्वर्ण काल है वो अभिमंडित हुआ है या विरूपित हुआ है, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है, बुराई की गई है। तो आपको दोनों पक्ष कवर करने चाहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो पॉइंट हैं कि जिनसे इतिहास अभिमंडित हुआ है, तो मथुरा की सांस्कृतिक गरिमा और ये सब चीज़ें बताइए। उसके बाद विरूपित कैसे हुआ है, मुख्यतः विरूपित ही हुआ है क्योंकि उस उपन्यास में, और जो बुराइयां थी उन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो आप वो बताएं। और उसके बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपना कंक्लूजन देते हुए निकल जाएं। तो अप्रोच यही है कि पहले जिस रचना या जिस कवि के बारे में सवाल है उसका थोड़ा बैकग्राउंड दें, उसके बाद सवाल के सारे अंश जितने भी पार्ट हैं सबके बारे में सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दें और उदाहरण दें, और उसके बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ निकल जाएं। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। दूसरा ये है कि उदाहरण पूरी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स को कितने बार बार पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आप जितने ज़्यादा उदाहरण डालेंगे नंबर उतने अच्छे आने वाले हैं। इसलिए उदाहरण डालने में ना शर्माएं, और अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप 2 पेन का प्रयोग कर सकते हैं, तो उदाहरण निश्चित तौर पर काले पेन से लिखें। अगर आप पूरा पेपर नीले पेन से लिख रहे हैं तो उदाहरण काले पेन से लिखें, जिससे कि परीक्षक को यह आभास हो जाता है कि आप उदाहरण को हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैंने व्याख्या के बारे में बात की और आलोचनात्मक प्रश्नों के बारे में बात कर ली। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात होती है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में सबका अपना अपना मानना है। मेरा मानना है कि जितनी आपको ज़रूरत है उतनी करनी चाहिए। अगर आप हिंदी में अशुद्धियाँ करते हैं तो जब तक आपकी अशुद्धियाँ रेक्टिफाई नहीं हो जाती हैं आपको तब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग वाले निश्चित तौर पर 1-2 आंसर्स की प्रैक्टिस जरूर कराते हैं रोज़, तो उसे ईमानदारी से करते रहें। लिखना ज़रूरी नहीं है, हर आंसर को लिख कर देखना ज़रूरी नहीं है, परंतु जब भी कोई नया प्रश्न आपके सामने आता है तो आप 10 मिनट उस प्रश्न पर चिंतन जरूर करें।
कि इस प्रश्न में मैं क्या क्या कवर करूंगा, कौन कौन से उदाहरण डालूंगा। एक मानसिक उत्तर तैयार करने की कोशिश करें। आवश्यक नहीं है कि आप हर उत्तर को लिख कर देखें, क्योंकि वो बहुत बड़ा टीडियस टास्क हो सकता है। इसी प्रकार पुराने साल के जो सवाल हैं उन सबको एक बार मेंटली जरूर अटेम्प्ट करके देखें। अगर आप फिजिकली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मेंटली अटेम्प्ट जरूर करके देखें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2018 में 337 रैंक प्राप्त की है। मेरा माध्यम हिंदी माध्यम था और हिंदी माध्यम में मेरा रैंक सर्वोच्च है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक ने मुझे यहाँ पे बुलाया है कि मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको इस परीक्षा को देना है, जिन्हें दिक्कतें आ रही है, उनके मैं कुछ सवालों का जवाब दे पाऊँ। अगर मैं एक लाइन में बताऊँ तो स्ट्रेटजी यही है कि मतलब रीड लेस रिवाइज मोर। आपको कम से कम किताबें पढ़नी है, लेकिन उनका रिवीजन इतनी ज़्यादा बार करना है कि उस किताब में से कुछ भी आ जाए आप उसमें कुछ गलती ना करें। उसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्स की, जैसे कि आजकल यूपीएससी थोड़ा इनोवेटिव होता जा रहा है, तो हमें भी समय के साथ चलते हुए ऑनलाइन रिसोर्स पर भी भरोसा करना चाहिए। जैसे कि मुरनाल की जो mural.org की इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मैंने यूट्यूब से की थी, काफ़ी मदद मिली मुझे। और उसके अलावा मुझे कुछ करने की नीड भी नहीं पड़ी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी और मुरनाल के लेक्चर बहुत मोर देन एनफ थे। और उसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्स के तौर पर कुछ वेबसाइट्स का मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ। जैसे स्टडी IQ है, IAS बाबा है, या फिर दृष्टि IAS की वेबसाइट है, जिससे मैंने डेली अपना न्यूज़ एनालिसिस किया। तो ये सब चीज़ें तो हो गई बुक लिस्ट के बारे में। और उसके अलावा मेंस के तौर पर बुक लिस्ट की बात करें तो सोसाइटी के लेवल पे राम आहूजा की बुक है, या फिर IR के लिए अब हमें करंट से थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है और थोड़ा कि क्या मुद्दे चल रहे हैं विश्व में, इसके लिए ऑनलाइन रिसोर्स पे मैं निर्भर रहा। एथिक्स के लिए मैंने इग्नाइटेड माइंड अमित कुमार सिंह सर हैं, उनके नोट्स और उनका गाइडेंस में काम किया, और दृष्टि के कुछ प्रिंटेड नोट्स हैं, उन पर मैं सोर्स पर निर्भर रहा। तो ये तो मेरी बुक लिस्ट थी। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मच टाइम इन डे। ये भी क्वेश्चन कुछ लोग पूछते हैं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे। मैं सारा दिन किताबों से चिपका हुआ नहीं रहता। दिन में एवरेज मैं 10 घंटे पढ़ता था। इसका एवरेज का मतलब है कि कई बार 6 घंटे भी पढ़ाई होती थी, कई बार बहुत अच्छा मन होता था तो 12 घंटे भी पढ़ लेता था, और कई बार थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता था तो 4-5 घंटे में ही मतलब किताबें छोड़नी पड़ जाती थी। तो ये सब अप्स एंड डाउन्स हर जो एस्पिरेंट है उसके दिमाग में आते रहते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप कंटिन्यू रहें, और 10 घंटे का एवरेज अगर आप दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि साइंस भी ये बोलता है कि 10 घंटे से ज़्यादा आपका दिमाग काम नहीं कर सकता। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कोचिंग के बारे में। तो कोचिंग के बारे में जनरली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है तो कोचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चीज़ों को पकड़ पाते हैं, जैसे आपको सब्जेक्ट समझ आते हैं, आप NCERT वगैरह समझ लेते हैं, चीज़ों को एनालिसिस कर पाते हैं, तो फिर कोचिंग की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत होगी। और कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आपने न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा। तो हिंदी माध्यम का छात्र होने के नाते ये बहुत बड़ी समस्या है कि न्यूज़पेपर समझ नहीं आते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये समस्या कम थी, क्योंकि मैंने SSC की तैयारी की थी उससे पहले, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, लेकिन UPSC के लिए मैंने वो छोड़ दी थी। तो उसमें इंग्लिश और मैथ मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी। तो लेकिन बाकी जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश अखबार समझ नहीं आते, और हिंदी अखबार उस लेवल के नहीं है कि UPSC में आपको मदद कर सकें। तो उसके लिए सबसे अच्छा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन रिसोर्स पर निर्भर रहें। मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा पूरे साल में। मैं दृष्टि की IAS की वेबसाइट फॉलो करता था, या फिर स्टडी IQ IAS बाबा से कुछ चीज़ें डेली, जैसे उनमें हिंदू एनालिसिस आता है, इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस आता है, तो वो आप अगर कर पाते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जल्दी, उसको बहुत कम टाइम में आप उसको समझ सकते हैं, तो फिर हिंदू पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तैयारी को स्टार्ट करने की बात करते हैं। तो SSC को देने के बाद में मैंने UPSC की तैयारी के लिए फोकस किया। कुछ मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। जो मैंने बुक लिस्ट आपको बताई है वही बुक लिस्ट उन्होंने मुझे बताई थी, और मैंने इन बुक लिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। प्रीलिम्स के बाद में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रीलिम्स के बाद में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि प्रीलिम्स के बाद में घर चले जाते हैं, और मेरे तो काफ़ी दोस्त थे जो घर पे चले गए और 10-12 दिन लगाकर वो घर पे आए थे। तो प्रीलिम्स के बाद का टाइम सबसे क्रूशियल टाइम, अगर मैं UPSC का बोलूँ तो वो सबसे क्रूशियल टाइम प्रीलिम्स के बाद का ही होता है।
प्रीलिम्स के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको प्रीलिम्स आपका अच्छा गया है तो आप 1-2 दिन रेस्ट ले सकते हैं, कुछ एंजॉय कर सकते हैं, कुछ घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको वापस डेडिकेटेड होकर मेंस के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलता है, 3.5 से 4 महीने आपको मिलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मस्ट चीज़ है वो है एक टेस्ट सीरीज। एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपका मेंस निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। उसके अलावा मेंस के एग्ज़ाम में सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने फेस की कि मेंस के एग्ज़ाम में आपको डीमोटिवेशन बहुत मिलता है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम बहुत ब्रॉड है। आपको हर सब्जेक्ट बहुत डीप में तैयार करना पड़ता है, उसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको रिव्यू अच्छे नहीं मिले, तो डीमोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आप कुछ दोस्त ऐसे रखें जो आपके वेल विशर हों, तो उनसे आप बात करें, शाम को थोड़ी देर खुद को टाइम दें कि मैं क्या जा रहा हूँ। और सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं खुद यूज़ करता था, मैं उन मोमेंट्स को याद करता था जहाँ पे मेरे को किसी ने प्रेज़ किया हो, कोई भी टाइम या कोई पुराना टेस्ट जिसमें मेरा बहुत अच्छा गया हो, उन मोमेंट्स को याद करता था और मैं खुद को मतलब एनर्जी देता था कि नहीं, मैं ये टेस्ट मेरी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जो पीछे वाले टेस्ट थे उसमें मैंने बहुत अच्छा किया था और शायद मेरा जो भी टैलेंट या इंटेलिजेंस है वो पीछे वाले टेस्ट के हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए। इसमें मैंने कुछ गलतियाँ की है तो मुझे इससे सीखने को मिलना चाहिए। और वो एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको इसी में गलतियों को पता चल गया तो आप मेंस में वो गलतियाँ नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार मोमेंट मेरा मेंस और इंटरव्यू के बाद में रहा। मतलब मैं बहुत रिलैक्स रहता था, सबसे कम पढ़ाई मैंने मेंस और इंटरव्यू के बीच में की थी। सबसे बड़ी चीज़ जो इंटरव्यू में आपको करनी चाहिए वो है कि आपको कितना पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू नेगेटिविटी का बिल्कुल भी मतलब आपको स्कोप नहीं देता। अगर आप में नेगेटिविटी है तो आप इंटरव्यू में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर बैठेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छे लोगों से बात करनी है, नॉलेज आपका टेस्ट हो चुका है प्रीलिम्स मेंस में, नॉलेज से आपको जुड़ना नहीं है। जो मेन मेन इशू चल रहे हैं उनके बारे में आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करें या ना करें, आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन आपको भारत का संविधान और भारत राज्य से डिसएग्री नहीं होना है। आपका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो भारत के संविधान को कंट्राडिक्ट करे या भारत राज्य को कंट्राडिक्ट करे। आपको असर्टिव होना चाहिए लेकिन पोलाइटनेस के साथ में। आपको अग्रेसिव नहीं होना है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं। आपको सबमिसिव भी नहीं होना चाहिए कि आप मतलब उनके सामने जो वो बोल रहे हैं उनके सामने उनकी ओपिनियन के हिसाब से खुद को मोल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे, आई कॉन्टैक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बैठने का पोस्चर अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए और आपकी विभिन्न मुद्दों पे जो राय है उस पर जो भी आपका स्टैंड है, जो पक्ष में या विपक्ष में, सरकार के समर्थन में, सरकार के समर्थन में ना होने पर भी, उसके लिए आपके पास अच्छे आर्गूमेंट होने चाहिए। आप उन आर्गूमेंट को सिद्ध कर सकें, उन पे जो क्रॉस क्वेश्चन आए उनको आप अच्छे से फेस कर सकें। अगर आप ये करते हैं तो इंटरव्यू में आपको कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर कि आप इंटरव्यू बोर्ड्स को हंसा सकें, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू में आपको मदद मिल सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बीच में बताना भूल गया वो है ऐसे का टॉपिक। ऐसे को जनरली लोग लाइटली लेते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आते हैं, जैसे 250 में से अगर 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएंगे उसके लिए वो 1 महीना निकाल देंगे पढ़ने में। लेकिन ऐसे का 250 वर्ड्स का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वो मतलब कोई भी सीरियस तैयारी होके देते नहीं है। सेम यही गलती मैंने की थी। ऐसे के लिए मैंने बहुत सीरियस होकर तैयारी नहीं की, मैंने जनरली खुद ही ले आता था घर पे और ऐसे लिख लेता था। तो मेरी राय ये है कि आप इस पेपर को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करें। ऐसे के बारे में मुझे जितना नॉलेज है उसके लिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसे के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो थीम्स होती हैं उनको आपको प्रिपेयर करना है, जो भी बड़ी थीम्स हैं। ऐसे में जनरली लोग बोलते हैं कि आप फिलोसफिकल ऐसे लिखें या कंटेम्प्रेरी ऐसे लिखें। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं जो अमूर्त विषय हैं, जो फिलोसफिकल एसेज हैं, उनमें मैं ज़्यादा अच्छा लिख पाता था एज़ कम्पेयर टू कंटेम्प्रेरी इशू। तो मेरे हिसाब से खुद को अगर 2 टॉपिक हैं तो 2 पार्ट होते हैं ऐसे में, एक में 4 होते हैं, दूसरे में भी 4 में से एक चूज़ करना होता है। तो आप एक अमूर्त पे लिखें, एक कंटेम्प्रेरी पे लिखें, तो शायद उसमें आपको ज़्यादा स्कोर होने का चांस होता है, जो भी मैंने टॉपर से सजेशन लिया था। तो अमूर्त विषय में लिखते समय आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, जैसे आप बहुत कुछ लिख के आ सकते हैं। और कंटेम्प्रेरी इशू आते हैं तो उस पर जनरली आपके पास उसी सब्जेक्ट से लिखने के लिए ज़्यादा होता है।
तो इसलिए अमूर्त विषय पे मैं ज़्यादा लिख पाता था। अमूर्त विषय पे लिखते समय आपको WH वर्ड्स का यूज़ करना है, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब का अगर आप यूज़ करते हैं, या फिर उसके अलग अलग एस्पेक्ट की, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होंगे, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इन सभी एस्पेक्ट को अगर आप इंक्लूड करते हैं, लिटरेचर को इंक्लूड करते हैं, तो आप ऐसे को बहुत सुंदर बना सकते हैं। बीच में कोटेशन अच्छे से लिखें, ब्लैक पेन का यूज़ करनी चाहिए ऐसे में कोटेशन को लिखते समय। और दूसरी चीज़ ये है कि सिविल सर्वेंट की जो भी, सिविल सर्विसेज की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको मेरी 3-4 सजेशन है। फर्स्ट थिंग ये है कि वो कंटिन्यूटी को कभी नहीं छोड़ें। दूसरा सजेशन ये है कि परसिवरेंस है उसको बनाए रखें, क्योंकि डिमोटिवेशन हर व्यक्ति के लाइफ में आता है। उससे निकलने की जो कला है वो आप बनाए रखें। जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ सलाह दी थी कि कैसे उससे निकलना है, वो आप करे रखें। और यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं है। ये बहुत लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे जो भी दोस्त हैं वो मेरे को जानते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मतलब अगर तू निकाल सकता है तो कोई भी निकाल सकता है। क्योंकि मतलब एक जनरल टेंडेंसी होती है कि आपको मिलेंगे कि यूपीएससी वाला स्टूडेंट किसी से बात नहीं कर रहा है। मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, मैं फेसबुक पे एक्टिव था, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको पढ़ाई के बीच में इंक्लूड करता था। जब मेरा मन करता था, मैं बोर फील करता था, तो एक एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ भी गलत नहीं है। आप शाम को वॉक करने चाहिए। और 2 चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से, जो मैंने खुद ने फॉलो किया है, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छा खाना। क्योंकि मेरे को याद नहीं है कि ऐसा कोई दिन स्किप किया हो जिस दिन मैंने रनिंग नहीं की हो या एक्सरसाइज नहीं की हो। तो अगर आप सुबह सुबह उठ के 10 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। और अच्छा खाना, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। अच्छा फ्रूट्स खाएं, कोई वेजिटेबल्स खाएं, तो आपका ब्रेन, नॉर्मल सी बात है, जैसा आप खाएंगे वैसा आपका ब्रेन रिएक्ट करेगा। अगर आप बहुत फैट वाला फूड खा रहे हैं तो आपको लेजीनेस आएगी, फिर आप पढ़ाई में इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। तो 2 चीज़ों पर मैंने बहुत अच्छा फोकस किया, अच्छा खाना और अच्छी एक्सरसाइज। तो ये तो नॉर्मल अगर कोई प्रिपेयर नहीं भी करता तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, सुबह सुबह उठ के या जब भी उसको टाइम मिले, थोड़ी एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, और जितने भी रिसोर्स पढ़ रहा है उनको थोड़ा कम करें, उनका रिवीजन बार बार करें। क्योंकि दुनिया में सबसे बोरिंग काम है वो रिवीजन है। अगर आप इस बोरिंग काम को कर लेते हैं तो आप यूपीएससी को भी निकाल सकते हैं। मैं जो सोचता हूँ कि इंग्लिश है वो आज के टाइम की लैंग्वेज है। आज के टाइम में अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाएगा। क्योंकि इंग्लिश हमारे इंडिया में बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे काम होता है, कोर्ट में या फिर गवर्नमेंट में या फिर बड़े लेवल पे, सारा काम इंग्लिश में होता है। तो और दूसरे अलावा यूएन की भी भाषा इंग्लिश है। इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते हमारा ये एक तरीके से फ़र्ज़ बनता है कि हम उस लैंग्वेज को सीखें, उसके प्रति घृणा या विरोध का भाव न रखें। आप हिंदी के समर्थक हैं, मैं भी हिंदी का समर्थक हूँ, मुझे हिंदी से बहुत प्यार है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। लेकिन उसके अलावा जो बाकी लैंग्वेज है वो भी हमारी एक तरीके से राष्ट्रभाषा के बराबर है। हमें उनके प्रति कोई भी मतलब विरोधी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आपको इंग्लिश के लिए कंफर्ट होना चाहिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जनरली कोई इंग्लिश का कोई मूवी है वो देखनी चाहिए आपको, या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको 15 से 20 मिनट कुछ पढ़ना चाहिए। ना कि कोई नॉलेज गेन करने के लिए, बल्कि इंग्लिश को सुधारने के लिए। कुछ आपको वर्ड्स डेली सीखने चाहिए ताकि आप इंग्लिश के नए नए वर्ड से फैमिलियर हो जाएं। कुछ ग्रामर की जो यूट्यूब पे या फिर अनेक ऑनलाइन रिसोर्स पे आपको ग्रामर के बारे में कई लेक्चर मिल जाएंगे, वो आपको पढ़ने चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश में धीरे धीरे आपको कंफर्टनेस आ जाए। क्योंकि कोई भी पेपर होता है तो उसका अगर ट्रांसलेशन आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो वो इंग्लिश में यूज़ करता है। और मेरा एक तो दोस्त है, वो इंग्लिश से उसने इस बार प्रीलिम्स दिया था और कई क्वेश्चन उसको इंग्लिश में समझ नहीं आया, लेकिन उसने हिंदी का यूज़ किया। तो जब इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी का यूज़ कर सकते हैं तो हम भी तो हिंदी मीडियम के लोग इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप इंग्लिश के प्रति विरोधी करें या हम सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे। आपको इंग्लिश का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का टाइम इंग्लिश का है, जो मटेरियल है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इंग्लिश के प्रति आपको अगर उसका यूज़ करेंगे तो हिंदी में और अच्छा कर पाएंगे। जैसे मैंने इंग्लिश का काफ़ी अच्छा यूज़ किया था। मैंने कई रिसोर्स हैं, जैसे सोशल जस्टिस है और इंटरनल सिक्योरिटी है, एथिक्स के कुछ पोर्शन मैंने इंग्लिश में कवर किए थे, क्योंकि हिंदी में मुझे कुछ अच्छा मटेरियल उसमें मिला नहीं था। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन आपको इंग्लिश में अगर आप करते हैं और इसका इंग्लिश वर्ड आपको पता है, इंग्लिश मतलब पता है, और अगर आप उन वर्ड्स का जो इंग्लिश है वो आप ब्रैकेट में लिख के आते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा
इम्प्रेशन एग्जामिनर पे पड़ेगा। इसको इसका हिंदी अनुवाद भी पता है और इसको इसका इंग्लिश का जो लाइन है वो भी पता है, तो वो आपको मार्क्स और ज़्यादा देगा। तो इंग्लिश के प्रति विरोधी रवैया न अपनाएं। अपना एनर्जी इस चीज़ पे वेस्ट करने के बजाय कि हिंदी वालों का होगा या नहीं होगा, आप इस चीज़ पे इन्वेस्ट करें कि आपको इंग्लिश में थोड़ा कंफर्ट होना है, आप उसको सीखने का ट्राई कीजिए। और आजकल ऑनलाइन जो रिसोर्स हैं उस पर बहुत कुछ इंग्लिश के बारे में दिया हुआ है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग सेटिस्फाई होंगे, और बाकी कोई और क्वेश्चन होंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कभी दोबारा आपसे जुड़ूँ और आपको उन क्वेश्चन का भी आंसर देने का ट्राई करूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इस बार दोबारा मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, और अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखें तो सबसे पहली तो मैं पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है, मेरा एनालिसिस है। किसी और का, टॉपर्स का, टीचर्स का, कोचिंग का एनालिसिस मेरे से डिफरेंट भी हो सकता है। तो पहली बार जब मैंने प्रीलिम्स किया तो काफ़ी टफ लगा था और काफ़ी नर्वस भी था, क्योंकि कभी प्रीलिम्स को फेस किया नहीं था और थोड़ा सा डर भी रहता है कि इस बार नहीं होगा तो क्या होगा। ये तो सारे स्टूडेंट के मन में रहता है। तो जब मैंने उसको फेस किया तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी थे, जैसे उसमें मेरिट थी 98 और मेरे 116 नंबर थे। तो जब मैंने उसको फेस कर लिया तो इस बार वाला प्रीलिम्स जब मैं देने गया था तो मुझे इतना डर नहीं था। लेकिन फिर भी अगर मैंने प्रीलिम्स का एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि इस बार का प्रीलिम्स भी काफ़ी हार्ड था, क्योंकि इजी तो मान ही नहीं सकते। उसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करूँगा कि पिछली बार के प्रीलिम्स के बजाय पिछली बार वाले प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं थे, और सारे के सारे क्वेश्चन मतलब मिड पोर्शन में डीप में थे। लेकिन इस बार के प्रीलिम्स में क्या था कि उसमें काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट थे जो आपको बहुत इजीली आ जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन जिसमें करंट से पूछे हैं और उसमें जो उनकी गहराई है वो बहुत ही ज़्यादा थी, कि आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लीक से हटकर काम यूपीएससी हमेशा करती है, जैसे कि इस बार कुछ क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है, सब्जेक्टिविटी का काफ़ी स्कोप था। जैसे कि एक था कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो उसमें 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में 2-3 ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो देखते हैं यूपीएससी क्या मानती है, उसके हिसाब से हमको वो समझना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन 5-6 थे, अनलाइक और कोई भी पीछे वाले साल के प्रीलिम्स के बजाय। उसके अलावा मिडाइवल इंडिया, वो उसका पोर्शन यूपीएससी ने काफ़ी ज़्यादा रखा था। हर साल मिडाइवल इंडिया से 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, इस बार 6-7 क्वेश्चन मिडाइवल इंडिया से आए, और मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया का पोर्शन कम हो गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो लक्ष्मीकांत से नहीं आए थे, क्योंकि जनरली कई मैंने टॉपर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत से नहीं है। लेकिन मेरा थोड़ी राय इसमें थोड़ी अलग है। मैं मानता हूँ कि अगर पॉलिटी के 80% क्वेश्चन अगर आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ रखे तो आप 80% क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये तो हर साल ही होता है कि एक किताब से यूपीएससी कभी 100% क्वेश्चन नहीं पूछती, अनलेस कि वो एनसीईआरटी ना हो। जैसे मिडाइवल इंडिया के सारे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन आप एनसीईआरटी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, सतीश चंद्र वाली, तो आप उनको आराम से कर सकते हैं। इसी टाइप से एंशिएंट इंडिया के या फिर मॉडर्न इंडिया के बहुत सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के बेस पे कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स की अगर अप्रोच की बात करें तो मेरे हिसाब से जिसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर रखी होगी या जिसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी, इकोनॉमिक्स में उसने बेसिक बहुत अच्छे से किया होगा, तो फिर वो उसको दिक्कतें कम आई होगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो कोई अटेम्प्ट कर नहीं सकता सही के सही। आपको जितना आपका पोर्शन तैयार है, जैसे 60-70% आपका कवर है, उसमें अगर आप गलतियां कम करते हैं तो प्रीलिम्स निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी हिसाब से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े से इजी लगे मुझे, क्योंकि काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे थे। थोड़ा सा अगर किसी ने इश्यूज को अच्छे से पढ़ा है, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कैसे लिक्विडेशन की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से अगर उसको सही करना है, थोड़ा फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड 1-2 चीज़ें पूछी थी, एक्सटर्नल डेट के रिलेटेड 1-2 चीज़ें पूछी थी, अगर थोड़ा सा उसको नॉलेज है तो वो इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता था। लेकिन जो करंट थे, जैसे इन्वायरमेंट और साइंस तक थे, वो तो बहुत काफ़ी हार्ड थे। और साइंस तक तो मतलब यूपीएससी ने इस बार काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाया अपने पुराने ट्रेंड्स के अलावा। पुराने ट्रेंड्स में तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, लेकिन इस बार साइंस टेक के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी हार्ड लगा मेरे को। इवन मेरे भी काफ़ी गलत हुए हैं साइंस टेक में। तो मेरा सजेशन यही है कि प्रीलिम्स हार्ड था, मेरिट पिछले बार के आसपास ही जानी चाहिए, +-2 कर सकते हैं हम। और बाकी तो
उसके अलावा अगर आपको करना है तो आपको बेसिक आपका बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट सही करने नहीं है, आपको क्वेश्चन सही करने हैं। जितने मेरिट जाती है उससे 3-4 क्वेश्चन ऊपर अटेम्प्ट करने हैं, उनको सही करना है। उसके लिए आपको बेसिक अच्छा करना पड़ेगा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तो आप प्रीलिम्स अच्छे से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार जेवरिया है। मैंने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में 549वीं रैंक स्कोर की है। जैसे मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी की तो सबसे पहले मैंने मेरी बेसिक्स बुक्स पे उठाया कि सबसे पहले मुझे एनसीईआरटी स्टडी करनी है। तो जितना भी हो सके आप जितनी एनसीईआरटी हैं, कम से कम 9-10 तो आपकी सारे सब्जेक्ट्स की हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, और बाकी 11वीं-12वीं की जो भी बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास हुआ, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, आप उनकी अच्छे से तैयारी करें और उनका अपना एक सिनॉप्सिस टाइप बना के रखें ताकि वो आपको रिवीजन के समय काम आए। जब आप एनसीईआरटी जब कर लें तो उसके बाद कोई अच्छी कोचिंग्स के आप नोट्स प्रीफर कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में हिंदी माध्यम के लिए मैं कहूँगा कि विजन IAS का जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है। जो दूसरा चरण आता है मुख्य परीक्षा, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र विषय का चयन किया, और चूँकि हिंदी माध्यम का होने के कारण सभी लोग मानते हैं कि सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी माध्यम को कुछ कम अंक प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आपको उठाना पड़ेगा अपना सिलेबस में आपको अपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स उठाइए, और फिर अपने जो अच्छी बुक्स हैं जैसे हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी। उसके अलावा मैंने शेखर बंदोपाध्याय, उसके अलावा मैंने जो राज व्यवस्था थी उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी, और 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र था उसके लिए मैंने मृणाल यूट्यूब पे एक चैनल है, मैंने उनके वीडियो देखे और उनकी जो मार्केट में सिनॉप्सिस मिलती थी, मुझे काफ़ी दिक्कत भी होती थी क्योंकि वो जो अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो था वो इंग्लिश में था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं उससे कुछ मदद ले सकूँ, क्योंकि जो पहले से सक्सेसफुल छात्र रह चुके थे उन्होंने काफ़ी उसको सजेस्ट किया था कि आप मृणाल की वीडियो देखें। अर्थशास्त्र के अलावा जो सामान्य अध्ययन में नीति शास्त्र विषय था उसके लिए मैंने जो भी एडिटोरियल्स संपादकीय आते थे न्यूज़पेपर्स में, जैसे मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को फॉलो किया हिंदी के न्यूज़पेपर के तौर पे। उसके अलावा दूसरा मैंने नवभारत टाइम्स को, तो 2 न्यूज़पेपर मैंने हिंदी को फॉलो किया। तीसरा मैंने ये था कि मुझे कुछ वीडियो मटेरियल मिल जाए स्पेशली, तो जैसे मैंने राज्यसभा टीवी आप तो हिंदी मीडियम के लिए वरदान के समान मानूंगा, क्योंकि उसमें आपको अपना करंट अफेयर्स की तैयारी, उसके अलावा जो भी कुछ ज्वलंत विषय होता है उस पर समूह चर्चाएं विषय विशेषज्ञों से आपको अच्छी तैयारी हो जाती है। फिर उसके अलावा जैसे उसका देश देशांतर कार्यक्रम है और विशेष है, उनसे मैंने विशेष तौर पे सहायता मिली, और उसके अनुसार ही मैंने मेरी तैयारी को, मेंस की तैयारी को अंतिम रूप दिया। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा में जो निबंध का प्रश्न पत्र होता है वो 250 अंकों का है। पूरे में जो 200 अंकों का, तो 250 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए, चाहे आपका भाषा माध्यम हिंदी हो या अंग्रेजी। अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो भी अगर आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी है, आपकी भाषा की शैली अच्छी है, और आप उसमें अपनी कहावतों या कुछ जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके पर्सनैलिटीज़ के आप कोट्स अगर आप लिखते हैं और आप उसकी फ्रेमिंग अच्छे से करते हैं निबंध की, तो आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावना हो जाती है। जैसे 2016 में मैंने दिया था, मैं भाग्यशाली नहीं आगे मैं पास हो, लेकिन मुझे 161 मार्क्स आए थे निबंध में। 2017 का मुझे याद नहीं है, लेकिन अब की बार मुझे वापस 141 नंबर आए निबंध में। तो इस संबंध में कहना चाहूँगा कि भाषा इस निबंध के प्रश्न पत्र में बिल्कुल भी बाधा नहीं है। जैसे आप हिंदी में लिखेंगे उतना ही आप, जितना अच्छा आप हिंदी में लिखेंगे उतने ही आपको अच्छे अंक आएंगे। इसके लिए मैं कहूँगा कि निबंध के टॉपिक्स आप ऐसे चूज कि जैसे वर्तमान में कोई मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है, जैसे नारी समस्या है, तो नारी से संबंधित आप बिल्कुल उसके पॉइंट्स बना के रख लीजिए कि भाई आज की नारी और पुरानी नारी की स्थिति में कितना अंतर है। उसके संबंध में वर्तमान के जो प्रसिद्ध जो फीमेल्स लीडर्स नारी हैं उनके आप एग्जाम्पल उसमें कोट कीजिए, उनके सक्सेस स्टोरीज लिखिए, तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी भूमिका सबसे अच्छी होनी चाहिए निबंध की। इथिक्स का जो पेपर है, इथिक्स के पेपर में ऐसे माना जाता है कि कुछ समय से उसमें स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि आपको उस इथिक्स के आपको 2 पार्ट होते हैं इथिक्स के पेपर के। पहला जो पार्ट है वो कुछ कोर्ट्स वगैरह से और जो बेसिक्स जो सिलेबस है उससे रिलेटेड होता है, जैसे नीति शास्त्र क्या है, मूल्य क्या है, और कुछ
जो भी विशेष उनकी जो शब्दावली होती है, सत्यनिष्ठा के बारे में आप बताइए, उत्तरदायित्व क्या है। तो आपको वर्तमान एग्जाम, उसमें आपको सबसे बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको वर्तमान एग्जाम्पल, जैसे अच्छी व्यक्तित्व हैं जैसे महात्मा गांधी जी हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, या आप वर्तमान में कोई शख्सियत के साथ ही पूर्व में जैसे अब्राहम लिंकन जी, उनकी शख्सियत से आप उदाहरण उठा के आप हर उदाहरण के तौर पे आप उनको कोट कर सकते हैं, और उसका बेसिक्स के साथ ही आपको उदाहरण अगर आप उसमें लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक आने की संभावना होगी। जो एथिक्स का दूसरा पार्ट है केस स्टडी अप्रोच। केस स्टडी अप्रोच में जनरली जो सिविल सेवा परीक्षा का ध्यान रहता है, जो मुख्यतः कोई जन समस्या है, जैसे RTI से रिलेटेड एक समस्या आती है उसमें कि RTI से रिलेटेड कोई आपको केस स्टडी दे दी कि आपको सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके संबंध में तैयार करें। या फिर कोई रिमेटिव, कोई दूर दराज के गांव में जैसे उद्योग के होने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, तो ऐसी समस्याओं के लिए आप डेली करंट अफेयर्स वॉच करने के साथ ही कुछ सक्सेस स्टडी आप उठा सकते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कुछ आई हैं, तो उसके संबंध में आप उस केस स्टडी में उल्लेख करिए कि कानून का ये कहना है लेकिन वहाँ पे ये हो रहा था, तो ये कानून का उल्लंघन है। और दूसरा, नैतिक रूप से ये उचित है, और इसके जवाब में जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनका क्या पक्ष था, और जो जिनके राइट्स पर, जो जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की समस्या आप पर्यावरण प्रदूषण में लिखेंगे तो आपको सबसे पहले लिखेंगे कि आप उद्योग मालिक का क्या पक्ष है। दूसरा आप लिखेंगे जो प्रभावित व्यक्ति हैं वहाँ के, जो जैसे वहाँ के पर्यावरण के जीव हो गए, जंतु हो गए। तीसरा जो प्रभावित लोग हैं, जैसे अगर पानी की पीने की समस्या पे उस पर विषाक्त प्रभाव पड़ रहा है उद्योगों की वजह से, तो आप उनका पक्ष लिखते हुए नैतिक रूप से उचित अनुचित का मूल्यांकन करते हुए अंतिम रूप से आप कंक्लूजन देंगे, तो आपको उस केस स्टडी में अच्छे नंबर आएंगे। तो साक्षात्कार की तैयारी के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा चौथा साक्षात्कार था, इस संबंध में जो बिल्कुल मैंने पहले मैंने ज़रूर मॉक इंटरव्यू दिए थे, लेकिन इस बार चूँकि मैं पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा था इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस की, तो मुझे समय अभाव भी था, तो मैं इस वजह से मॉक इंटरव्यू वगैरह कर नहीं पाया। लेकिन जो मेरे साथ की सर्विस के मेरे बैचमेट थे, जैसे निहारिका सिंह, अभिषेक सर्राफ, वो भी फाइनली रूप से सिलेक्ट हुए हैं 238 और 248 रैंक पे, तो उनके साथ मेरा लगातार वार्तालाप होता रहता था। उसके अलावा जो पूर्व में जो मेरी तैयारी थी, जैसे उसमें एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आपकी पूरी जानकारी होती है। तो सबसे पहले आप साक्षात्कार के लिए मैं कहना चाहूँ, जो आपका, क्योंकि साक्षात्कार जो सदस्य होते हैं और जो चेयरमैन, उनका रवैया ये होता है कि वो आपको सबसे पहले कंफर्टेबल फील करने के लिए वो जनरली आपकी डैप से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो डैप में आपका जो नाम है, आप कहाँ से आते हैं, जैसे मैं खेतड़ी झुंझुनू से आता था, तो मैंने तो खेतड़ी झुंझुनू के संबंध में मैंने पूरी तैयारी की। मैंने मेरे गृह राज्य राजस्थान के संबंध में पूरी तैयारी की। मैं जब जॉब कर रहा था कॉमर्शियल टैक्सेस की डिपार्टमेंट में, जो स्टेट GST भी कन्वर्ट, तो मैंने GST के बारे में पूरा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति से वो अलग अपेक्षा रखते हैं, लेकिन चूंकि मैं वर्किंग कर रहा था GST में, तो उसके संबंध में मैंने पूरी जानकारी कलेक्ट की, और उसके संबंध में जो भी कन्फ्यूजन थे वो तैयार करने के लिए मैं मेरे सीनियर ऑफिशियल से मिला, और उनके संबंध में मैंने अच्छे से तैयारी की। GST की जैसे ड्राफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, उसमें क्या क्या क्लोज हैं, तो आपको ये पूरी तैयारी रखनी चाहिए जो भी आपका बैकग्राउंड है, क्योंकि अगर आपने अपने बैकग्राउंड को सिक्योर नहीं किया और वहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो, मेरा मानना ये है कि इंटरव्यू बोर्ड उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं मानता, और उससे आपके जो अच्छे अंक हासिल करने की वो क्षमता घट जाती है। तो इसके लिए आपको अपने डैफ के साथ आपको अपने वैकल्पिक विषय, क्योंकि जनरली ये होता है कि वहाँ पे 1 या 2 मेंबर आपसे वैकल्पिक विषय के बारे में भी सवाल पूछते हैं, तो आपको वैकल्पिक विषय अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे वैकल्पिक विषय के संबंध में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा आप ये कर सकते हैं, कोई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जाएँ, जैसे बाजीराव एंड रवि, चाणक्य, और इसके अलावा ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में आप विजन IAS पे साक्षात्कार के संबंध में वीडियो देख सकते हैं। जैसे दिल्ली नॉलेज ट्रैक, जैसे लास्ट ईयर मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे भी कुछ टिप्स देखे थे, तो उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि डैफ आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और जो आपको एटीट्यूड चेक करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आप उसका संबंध में अच्छे से आंसर दें, क्योंकि वो आपके अंकों पे डिपेंड करता है। उसके अलावा मैं कहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक के बारे में, मैं भी अगर मैं खाली टाइम में, जैसे ऑफिस में लंच टाइम में मैं बैठा रहता था, तो कई बार मैं डीमोटिवेट फील करता था कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, तो आप दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे आप जाइए। वहाँ पे सफल अभ्यर्थियों के इतने इंटरव्यू में आपको लगेगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी बिल्कुल पीछे नहीं है, हम कमी। तो इस संबंध में मैं बिल्कुल दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में बिल्कुल योगदान करें। मैं इस संबंध में, मेरे सक्सेसफुल दोस्त हैं, उनसे मेरी बातें होती रहती थी, तो उन्होंने भी इवन दिल्ली नॉलेज ट्रैक का सहारा लिया था।
इसलिए मैं इसी के साथ मैं अपना वार्तालाप समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक, और आने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम दीपक कुमार जेवरिया है। मैंने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में रैंक 549 स्कोर की है। मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए करंट अफेयर्स की कितनी भूमिका है। तो यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा है। आप प्रीलिम्स परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू, तो शुरू से लेके परीक्षा के अंतिम चरण तक करंट अफेयर्स की बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। आपको उनको ऑब्जेक्टिव टर्म से पढ़ना पड़ता है। फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मेंस में मिल सकते हैं। और साथ ही आप करंट अफेयर्स के पॉइंट अगर मेंस में आप ऐड ऑन करें तो उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और जैसे आप इंटरव्यू चरण स्टेज पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड आई थिंक अराउंड 50 to 60% वेटेज पूरा करंट अफेयर्स पे होता है कि भी आपके करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं उनके संबंध में आपकी राय क्या है, या फिर गवर्नमेंट कुछ नया प्रोग्राम लेके आए तो उसके फीचर्स क्या हैं और वो बेनिफिशरीज़ को कैसे हेल्प करेगा, उसका मैकेनिज्म कैसा होगा। या फिर आपको जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई, जैसे लाइक अगर गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई ई वेस्ट के संबंध में, तो आपको उसके संबंध में पता होना चाहिए कि उसकी टारगेट्स क्या है, उसमें उसकी जो पॉलिसी उसकी कंपोजिशन क्या है। तो बिल्कुल इस संबंध में आपको करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस संबंध में मैं बात करूँगा कि करंट अफेयर्स से आप सोर्सेज कहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला इन सोर्सेज को मैं दो चीज़ों में बांटना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो न्यूज़पेपर्स में मैं कहना चाहूँगा कि अगर सिविल सेवा परीक्षा को तैयारी करनी चाहिए, एटलीस्ट आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल चाहे आप हिंदी माध्यम को हों, लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी अंग्रेज़ी से फैमिलियर होना ही पड़ेगा और कि आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ पाएँ, क्योंकि जो ये सिविल सेवा परीक्षा है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट पेपर्स हैं। तो आप एक पेपर बिल्कुल यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। दूसरी चीज़ है मैगजीन के संबंध में आप या तो इनसाइट्स ऑन इंडिया का जो डेली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर विजन IAS और शंकर IAS का जो IAS पार्लियामेंट है वो आप कुछ भी फॉलो कीजिए। लेकिन कोई एक रिसोर्सेज पे आप रिलाई रहिए ताकि आप स्टार्टिंग में एक बार उसको पढ़ लें और फिर दूसरा आप रिवीजन के टाइम पे भी आप पे बोर नहीं हो और आप उसको तुरंत रिवाइज कर पाएँ। विजन IAS की जो मंथली मैगजीन है वो बहुत ही अच्छी मैगजीन है और वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आसानी रहेगी। और वो इंग्लिश मीडियम वाले भी ज़्यादातर विजन IAS को फॉलो कर सकते हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए भी अगर वो अवेलेबल है तो वो उससे अच्छा रिसोर्स कोई हो नहीं सकता मेरे विचार से। और मैंने भी विजन IAS की जो मंथली मैगजीन थी उसी को फॉलो किया। विजन IAS के अलावा जो आपकी जो क्लैरिटी के लिए है, आप योजना को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि योजना आपकी गवर्नमेंट मैगजीन है जो इतनी महंगी भी नहीं है, आप उसको बिल्कुल आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो आप हर महीने की योजना ज़रूर खरीदें और उसको कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। इसके आगे मैं बात करना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर्स में भी जो मेन न्यूज़पेपर्स हैं उनमें अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो आप बिज़नेस स्टैंडर्ड हिंदी, अगर आप इकोनॉमी वाले पॉइंट को आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो बिज़नेस स्टैंडर्ड हिंदी को भी आप ज़रूर फॉलो करना, वो बहुत ज़रूरी है बिज़नेस स्टैंडर्ड हिंदी। फिर इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं। तो जैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले न्यूज़पेपर से, अगर आप बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप पहले अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए या फिर नोट्स पढ़िए, और फिर जब न्यूज़पेपर आ जाए तो एटलीस्ट आप अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे आप न्यूज़पेपर को स्पेयर करके रखिए। क्योंकि न्यूज़पेपर जो GS है, GS के जो टोटली 1000 मार्क्स हैं वो टोटली करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो एटलीस्ट आप 2 आवर्स आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे न्यूज़पेपर्स पे। तो आप शुरुआत कम से कम एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़िए आप, और उन 2 घंटों में आपको ये करना है कि मैं टोटली मतलब कोई भी आपकी आंखों से कुछ एक माइनर सा भी जो इश्यू है जो सिविल सेवा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो आपके निकल नहीं जाए। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 2 घंटे से ज़्यादा भी लग जाएं, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आ पाया, या फिर आपको लगे कि भाई मैं कुछ अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ या उन खबरों पे मेरा ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर एक टाइम के बाद आप अराउंड 20 से 30 दिन के बाद आप ऐसा टाइम आएगा जब आपकी जो नज़रें हैं वो वहीं जाके रुकेंगी जो सिर्फ UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर उठाएं तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज, नेशन पेज, इंटरनेशनल पेज और एडिटोरियल एंड जो द हिंदू में जो वीकली साइंस एंड टेक का जो एडिशन आता है वो आप उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए आप, और उनकी आप टॉपिक वाइज एक अलग बुकलेट बना के रखिए। जैसे ही कुछ भी आया उसमें
आप उसमें बिल्कुल उसमें फ्लो चार्ट्स के माध्यम से आप उसको ऐड ऑन कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्लो चार्ट्स के माध्यम से याद करना ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे इस संबंध में आपको एक एग्जांपल देके बनाऊँ कि जैसे अगर हमारे देश के पीएम सर ने अगर जैसे अनाउंस की प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो आप उसमें बिल्कुल तुरंत ही अनाउंस कीजिए कि किस डेट को अनाउंस हुई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके जो बेनिफिशरीज वो क्या होंगे और इस स्कीम का मैकेनिज्म कैसा होगा, और ये आप तुरंत ही उस पेज पे लिख लीजिए। और उसके साथ आप अपना एक पेज ब्लैंक भी छोड़िए, ताकि अगर उसमें कुछ डेटाज वगैरह इंसर्ट कर पाएँ कि 3 मंथ्स के बाद कुछ, जैसे जन धन योजना है तो 3 महीने के बाद रिपोर्टिंग उसमें आए कि भाई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के रूप में हमने जैसे अपने 30 करोड़ अकाउंट खोले, तो वो आप उस चीज़ को उस संबंध में याद करके रखिए कि उसकी डेट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और उससे अचीव कहाँ तक हमने किया, तो उस संबंध में आप बिल्कुल याद करके रखिए। इसी संबंध में एक दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँ, जैसे आप साइंस एंड टेक की कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, तो उसमें जाएगी इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च कब किया, कहाँ से लॉन्च किया, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया, और उसमें जो इसरो की जो डायरेक्टर कौन थे, उस मिशन के वो डायरेक्टर कौन थे, और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे हो सकता है कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो तो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि प्योरली सिविल उसका ऑब्जेक्टिव होगी, ओनली सिविल यूज़ के लिए हो, या फिर उसमें दोनों ऑब्जेक्टिव उसके हो सकते हैं कि वो मिलिट्री यूज़ के लिए भी हो और सिविल यूज़ के लिए भी हो। तो इस संबंध में आप उस हिसाब से अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलिए। और वीकेंड पे जैसे आपने पूरे वीक मंडे से सैटरडे तक लिखी, तो संडे को आप पूरे वीक के उस जो भी आपके न्यूज़ आइटम्स आपने नोट डाउन किए उनको बिल्कुल रिवाइज कर लें। और मंथली एंड पे जैसे आप कोई मैगजीन आप फॉलो करें, जैसे लाइक विजन IAS आप फॉलो कीजिए, तो मंथ जब आप उस मैगजीन को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ये चीज़ें मेरी पढ़ी हुई हैं और मेरा एक और रिवीजन हो। तो आप जैसे आपने पहले खुद में लिखा एक बार, फिर दूसरी बार आप वीकेंड पे आप रिवीजन कर रहे हैं, और फिर मंथ के एंड पे जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाता है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी अलग से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुरंत आपका जो करंट अफेयर्स के संबंध में जो GS का जो पोर्शन है वो आपका तैयार होता जाएगा। इस संबंध में कहना चाहूँगी, साथ ही जो आपने नोट्स बनाए, तो नोट्स के साथ आप मुझे लगता है कि जैसे आप कुछ आप अपनी टेस्ट सीरीज़ देने चाहेंगे, तो उस टेस्ट सीरीज़ के साथ भी अपने करंट अफेयर्स में अगर आपको याद होंगे, तो अगर आप उसमें कुछ जैसे कोई GDP से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो अगर उसमें आपने इकोनॉमिक डाटा है उसमें डाले, तो आपको हो सकता है मतलब एक्स्ट्रा अंक आने की संभावना ज़्यादा बनती है। किसी को अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी को अगर 4 नंबर मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको 6 से 6.5 वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज। तो ऑफलाइन रिसोर्सेज के रूप में बिल्कुल जो मैंने पहले मेंशन किया, अखबार के रूप में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी एडिशन एंड विजन IAS मैगजीन। इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल है तो थोड़ा आप शंकर IAS पार्लियामेंट को आप देख लें, और जो दृष्टि IAS की दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे है, या फिर क्रॉनिकल की जो हिंदी मैगजीन है मंथली, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके घर में टीवी है तो आप टीवी बिल्कुल राज्यसभा टीवी को देखें, तो राज्यसभा टीवी आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि राज्यसभा टीवी की जो कई सारे जो विश्लेषण होते हैं और उस पर जो प्रोग्राम्स आते हैं, वो आपके इंटरव्यू के लिहाज से और मेंस की प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा टीवी को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके अलावा कुछ लोग जो एस्पिरेंट्स हैं वो बिल्कुल अनेबल हैं पढ़ने में या एनालिसिस कर पाने में, तो मैं कहूँगा ओनली IAS एक यूट्यूब चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। वो जो ओनली IAS के जो सर हैं वो प्रीलिम्स एनालिसिस एंड जो हिंदू का डेली एडिटोरियल एनालिसिस है वो अपलोड करते हैं, तो आप उसको देखें। इसी संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि ओनली IAS की जो चैनल है उस पर आपको एनालिसिस के साथ ही वो सर जो एनालिसिस करके बताते हैं वो हिंदी में एनालिसिस करके बताते हैं, तो आपके लिए टफ भी नहीं रहेगा। फिर दूसरी चीज़, जैसे जो करंट अफेयर्स के संबंध में कहना चाहूँगा, जो एडिटोरियल जो पोर्शन होता है उसको आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिए, क्योंकि एडिटोरियल का जो रोल होता है वो मेंस के रिटर्न आंसर्स में और ऐसे में बड़ा रोल होता है। तो एडिटोरियल से मतलब क्रक्स पॉइंट्स तैयार करें कि एडिटोरियल की थीम ये थी और एडिटर्स के पॉइंट ये थे। हो सकता है कि ऑथर के विचार हैं जो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो, तो उसी लिहाज से आप उनको एक्सक्लूड करें, और जो आप अपने पेपर की डिमांड है या UPSC की जो डिमांड है उस हिसाब से अपने पॉइंट्स तैयार करें। जैसे लाइक किसी पॉलिसी के संबंध, गवर्नमेंट पॉलिसी के संबंध में कोई क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, तो आप बिल्कुल उसमें उस एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ें। और बिल्कुल इस संबंध में मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, लाइक जैसे द हिंदू है, तो द हिंदू को जैसे फ्राइडे को डिबेट रूप में एक एडिटोरियल एनालिसिस आता है कि उसके लेफ़्ट, राइट एंड सेंट्रल, तो जो हर फ्राइडे को जो उनका लेफ़्ट, राइट एंड सेंट्रल जो पब्लिश होता है उसको आप ज़रूर पढ़ें। उससे आपको एक धीरे से एक आपको व्यू मिलेगा कि हाँ इसके पॉजिटिव ये हैं, नेगेटिव ये हैं, और लेकिन इसका जो एक
बेस्ट वे हो क्या हो सकता है कंक्लूजन रूप में, तो वो क्या है, तो उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, धीरे धीरे अपने हैबिट में डालेंगे, तो उससे आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छा फ़ायदा मिलने से आपको सेंस, मैं समझने का अच्छा फ़ायदा मिलने से सेंस ये है कि आप बिल्कुल उस तरह से जब सोचने लग जाएंगे और जिस तरह आप उस तरह से अपने नोट्स बनाने लग जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे उसके प्रति फैमिलियर हो जाएंगे और आपको जो करंट अफेयर्स को जो एक बहुत बड़ा बर्डन फील होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, वो बर्डन भी आपको फील नहीं होगा और आप इजीली करंट अफेयर्स में फैमिलियर हो के आप करंट अफेयर्स के पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या मेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर साक्षात्कार में आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ, वो बिल्कुल आप ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ज़्यादा मेंस के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, लाइक पेपर 2 और 3 है, वो तो लगभग पूरा पेपर ही करंट अफेयर बेस्ड है, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते करंट अफेयर्स पार्ट को। अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड आपने वहाँ पे चीज़ें नहीं लिखी पेपर 2 और 3 में, तो वैसे भी हिंदी मीडियम के लिए पेपर 2 और 3 में स्कोर नहीं हो रहे हैं मार्क्स, तो अगर आपने बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है कि आपकी जो सक्सेस के चांसेस हैं और जो अच्छे अंक लाने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी और आप अच्छे अंक भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए और इसके प्रति फैमिलियर होइए और अपने डेली नोट्स बनाइए और डेली नोट्स के साथ साथ ही जो मंथली मैगजीन है रीजन आई इसकी वो पढ़िए आप, या फिर दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे आप पढ़ें और यूपीएससी के रिलेटेड आप जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स लगे आप उसमें पढ़ें। और जैसे अब अगर आप इस वर्ष जो पीटी जो दे रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी विजन की जो पीटी 365 सीरीज़ है, एटलीस्ट उसको कम से कम एक बार पढ़ के चले जाएं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और पीटी में अच्छे स्कोर पीटी के लिए आपको अच्छे स्कोर करने में मदद मिलेगी और इससे आप पीटी के लिए क्वालिफाई करने में आपको आसानी रहेगी। तो ज़रूर आप करंट अफेयर्स के रूप में पीटी 365 को ज़रूर पढ़ें एटलीस्ट, क्योंकि अराउंड 25 दिन ही बचे हैं पीटी के लिए। तो आप विजन पीटी 360 अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल उसका प्रिंट आउट लेके पीटी 365 को स्टडी करें। एंड इसी के साथ मैं अपने करंट अफेयर्स की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू डीकेटी टीम, एंड बिल्कुल डू नॉट अवॉइड द करंट अफेयर्स बिकॉज इट प्लेज ए ह्यूज रोल इन योर यूपीएससी जर्नी एंड दिस विल मेक यू comfortable to achieve your dream. So good luck to all aspirants, and I also get help from DKT civil services interview also. Thank you DKT. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो मेरा यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है मेंस के लिए जो 500 अंकों का होता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऑप्शनल पेपर को आप कैसे चूज कर सकें। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में देखना चाहिए। अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ से है और बैचलर ऑफ आर्ट्स उसने किया है तो उसको कम से कम अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में से कोई एक सब्जेक्ट चुना जाना चाहिए। जैसे कोई इकोनॉमिक ऑनर्स से है तो उसको अच्छा होगा कि वो इकोनॉमिक ऑनर्स ले, क्योंकि उसमें उसको अच्छे अंक आने की संभावना है क्योंकि उसका बेसिक्स तैयार हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर वो अपने एजुकेशन बैकग्राउंड से अगर ऑप्शन नहीं लेना चाहता तो उसको कम से कम 2-3 साल का जो यूपीएससी का ट्रेंड है उसको देखते हुए और जिसमें उसको कंफर्ट हो उसमें सब्जेक्ट उसको चुनना चाहिए। जैसे कि आपको उसके संबंध में गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं। गाइडेंस अवेलेबल है तो आपको मतलब वो गाइडेंस के संबंध में आपको टेस्ट सीरीज और टीचर्स का कोऑपरेशन कितनी तरीके से 24/7 मिल पा रहा है, यानी आप अपनी क्वेरीज का समाधान कर पा रहे हैं। इस संबंध में आप किसी जो भी सब्जेक्ट हैं तो संबंधित किसी कैरियर काउंसलर से भी आप सलाह ले सकते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुना जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो वही आप सब्जेक्ट चुनें। और साथ ही देखते हुए कि आप कुछ समय से देख रहे होंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का अच्छा स्कोर आ रहा है, तो अगर कोई साइंस बायोलॉजी बैकग्राउंड का एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ले तो उसके अच्छे अंक आने की संभावना है। इसीलिए संबंध में मैं मेरे सब्जेक्ट फ़िलोसफी के संबंध में कहना चाहूँगा कि फ़िलोसफी एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि न्यू कमर भी, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी बैकग्राउंड से वो फ़िलोसफी सब्जेक्ट ले सकता है। और इस संबंध में ना ही उस कोचिंग की कमी नहीं है, क्योंकि इस संबंध में विजन IAS, मित्राज IAS, निश्चय IAS, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट भी फ़िलोसफी के अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ मैं कह पाऊँगा कि मैं फ़िलोसफी के संबंध में जो मैंने बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी फॉलो की, तो सबसे पहले मैंने ये किया कि कुछ मार्केट्स में स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो इस संबंध में कहना चाहूँगा कि फ़िलोसफी के संबंध में जो 4 पेपर्स होते हैं उस 4 पेपर्स में हम डिवाइड करें अगर फ़िलोसफी को, तो पेपर 1 के 2 भाग और पेपर 2 के 2 भाग। तो पेपर 1 में भारतीय दर्शन,
और दूसरा पाश्चात्य दर्शन और समकालीन दर्शन। पेपर 2 में फिलोसफी के हैं धम्म दर्शन और सामाजिक राजनीतिक दर्शन। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय दर्शन के लिए मैंने HP सिन्हा सर की भारतीय दर्शन की बुक पढ़ी हिंदी माध्यम में, वो है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से था तो मैं हिंदी मीडियम की बुक्स आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो दत्ता एंड चटर्जी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई हिंदी मीडियम सर ने भी मुझे सजेस्ट की थी विजन IAS से कि आप एक बार दत्ता और चटर्जी पढ़ें, पर चूँकि मैं फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी फ़िलोसफी। भारतीय दर्शन के संबंध में कि अगर आप नोट्स अगर आप फॉलो कर सकें तो दृष्टि IAS और विजन IAS के नोट्स एक बार आप देखें और उनसे भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं और आप अपने खुद के नोट्स उसे तैयार करें। फिर वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी फ़िलोसफी। वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी फ़िलोसफी के लिए मैंने पूरी तरह से नोट्स पे रिलाई किया, क्योंकि जो बुक मुझे सजेस्ट की गई थी तो शायद मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बुक से उसको पढूं। उसके बजाय मुझे ज़्यादा इजी लगा कि मैं नोट्स से ही तैयारी करूं। तो इसके लिए मैंने विजन IAS और दृष्टि IAS फ़िलोसफी के नोट्स और निश्चय IAS के नोट्स तो उनको लेके और मैंने उसका मेरी शब्दों में उनका क्रक्स तैयार किया और जो भी अच्छे से पॉइंट्स में तैयार कर सकता था अलग अलग के लिए, तो वो मैंने तैयार किया। स्पेशली मैं कंटेम्प्रेरी फ़िलोसफी के लिए कहना चाहूँगा कि आप तो या तो विजन IAS फॉलो करें या फिर निश्चय IAS यशवंत सर के नोट्स आप फॉलो कीजिए। जो आंसर फॉर्मेटिंग में मैं बात करना चाहूँगा, जैसे पेपर 1 है फ़िलोसफी का, तो पेपर 1 में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर पेपर 1 में जो फर्स्ट पार्ट आता है वो वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी का आता है और सेकंड पार्ट आता है इंडियन फ़िलोसफी का। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी जो पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 है वो कंपलसरी होता है, तो वो तो आपको अटैम्प्ट करना ही है। तो अब जब पेपर 1 एंड 5 को जब आप अटैम्प्ट करें तो शॉर्ट नोट्स पे बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट नोट्स फ़िलोसफी की जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी बहुत ही डीप होती हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर को ढंग से समझें, क्योंकि फ़िलोसफी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा आस्पेक्ट छुपे हों, तो एक बार उसको ढंग से समझें, उसके बाद आप उनको लिखना स्टार्ट करें। जैसे आप शॉर्ट नोट्स खत्म कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 50 मार्क्स के, तो शॉर्ट नोट्स तो 100 मार्क्स के आप क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। अगर आप शॉर्ट नोट्स 1 घंटे 10 मिनट में आप समाप्त कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली अगर आपकी वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी अच्छी है तो आप वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी से एडिशनल क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए बजाय इंडियन फ़िलोसफी से, क्योंकि वहाँ पे आपको संभावना है कि अधिक अंक आने की संभावनाएं बने, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा विश्लेषण मांगता है और एक्चुअली उसमें अगर आपने लिखा तो उसमें आपको थोड़ा कुछ इंडिपेंडेंस भी ज़्यादा होती है बजाय इंडियन फ़िलोसफी की, क्योंकि इंडियन फ़िलोसफी में आपको मुझे लगता है समझने के साथ ही आपको कुछ टर्म्स बिल्कुल याद रखनी पड़ती हैं। अगर आप, जो कि वेस्टर्न में ऐसा नहीं, अगर आप कुछ भूल भी गए तो आप उसको लिंकअप कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बिल्कुल जो कंटेम्प्रेरी फ़िलोसफी वो ज़्यादातर मैथमेटिशियंस जो हैं फ़िलोसफर उन्होंने लिखी है। तो अगर मुझे लगता है कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो वो भी वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी फ़िलोसफी की ज़्यादा फेमिलियर होगा। अब दूसरे पार्ट इंडियन फ़िलोसफी के बारे में बात करें तो इंडियन फ़िलोसफी में जहाँ तक है, जैसे आपको क्वेश्चंस की चॉइस में से अगर सेलेक्ट करना पड़े तो मैं कहूँगा अगर आपको चॉइस मिल रही है वेदांत दर्शन में से सेलेक्ट करने की तो आप वेदांत में ज़्यादा सेलेक्ट कीजिए बजाय आप चारवाक दर्शन से चारवाक दर्शन का क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपके जो मार्क्स अटैम्प्ट कर जो स्कोर करने के वो चांसेस, मुझे लगता है कि अगर आप चारवाक को अटैम्प्ट करेंगे तो मुझे लगता है 2 से 3 नंबर आपको कम अंक मिलेंगे, बजाय अगर आप वेदांत दर्शन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अंक आने की संभावना होगी। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। जहाँ तक सेकंड पेपर की बात है, सेकंड पेपर में मैं कहूँगा कि आप जो 3 क्वेश्चन है वो सोशियो पॉलिटिकल फ़िलोसफी से अटैम्प्ट कीजिए, 2 क्वेश्चन है वो फ़िलोसफी ऑफ रिलीजन से अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल फ़िलोसफी में एक तो हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहते हैं तो उससे हम डेली लाइफ एग्जांपल्स उसमें कोट कर सकते हैं और पढ़ने के साथ ही वो आप उसका रिवीजन भी जल्दी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप फ़िलोसफी को आप पढ़ना चाहिए तो आपको कम से कम ये आप मान के चलिए कम से कम आपको 4 से 5 महीने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी जो लोग पीटी दे रहे हैं जिनकी फ़िलोसफी सब्जेक्ट है, तो जस्ट पीटी के बाद आप तुरंत जाके फ़िलोसफी की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें और जीएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। और फ़िलोसफी की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं आप तुरंत एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 टेस्ट तो ज़रूर ही दें फ़िलोसफी की, ताकि आप भी फेमिलियर हो पाएँ। और एटलीस्ट उसमें 12 टेस्ट में भी आप ये ज़रूर प्रयास करेंगे उसमें कम से कम 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट हों, ताकि एग्ज़ाम हॉल की जो प्रेशर जो आप फेस करने जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से हो जाए। इसी संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट जो देना चाह रहा हूँ उनके संबंध में मैं कहना चाहूँगा 2020 के लिए तो सबसे पहले अपन जीएस के बेसिक्स को ख़त्म कर लें, या फिर अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इंस्टेंट आप जैसे ही बैचेज स्टार्ट हों तो उसी बैच के साथ आप पहले अपनी कोचिंग ख़त्म करके और उसके साथ अपना बेसिक्स ख़त्म करके आप ऑप्शन को पहले ही ख़त्म कर लें, ताकि आपको 2020 के अटैम्प्ट के लिए पीटी के लिए आपके लिए कम से कम
एटलीस्ट 120 से 150 दिन बच जाएँ। तो इस हिसाब से आप अपना मैनेज करके चलें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली नॉलेज ट्रैक को मैं थैंक यू देता हूँ, क्योंकि दिल्ली नॉलेज ट्रैक ने मुझे बहुत ही सफलता दी। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने मिस्टर संदीप मीना, वो जो IPS सेलेक्ट हुए, उनकी फ़िलोसफी सब्जेक्ट था, तो उनकी वीडियो से मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिल्ली नॉलेज ट्रैक से मैंने कलेक्ट किए। तो बिल्कुल मैं आभारी हूँ दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्रति। अगर मेरे वीडियो के संबंध में या फ़िलोसफी संबंध में अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसका जवाब दिल्ली नॉलेज ट्रैक की जो टीम है वो ज़रूर आपको जवाब प्रोवाइड करवाएगी। और थोरोली मैं बिल्कुल जो आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं UPSC के जो फ़िलोसफी से तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ एडवांस में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स एंड थैंक यू DKD। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मिंटू लाल मीना है और मैं राजस्थान के दौसा ज़िले से हूँ। इस बार सिविल सेवा में मुझे 664वीं रैंक प्राप्त हुई है और मेरा ऑप्शनल विषय इतिहास था। तो मैं DKT के माध्यम से आपको इतिहास ऑप्शनल के लिए अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने एज ए इतिहास को ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चुना, और आपको भी यदि ये अच्छा लगता है तो आप इसे ले सकते हैं। मेरा पहला कारण तो ये था कि इतिहास में मेरी रुचि पहले से ही थी। इतिहास में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर प्राचीन भारत और मध्य भारत का होता है, दूसरे पेपर में आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व का इतिहास आता है। तो सबसे पहले हम पहले पेपर पर चर्चा करते हैं। पहले पेपर में को पढ़ने के लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता है। सेकंड पेपर में इतनी परेशानी नहीं होती, ज़्यादातर पहले पेपर में कम स्कोर रहता है। और इस बार मेरे पहले पेपर में 153 है और सेकंड में 149 है। तो पहले पेपर में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कुछ रणनीतियों पर हम काम करें। तो सबसे पहली चीज़ है, पहले पेपर में जो पहला प्रश्न मैप का आता है और मैप बहुत स्कोरिंग होता है। इस मैप की यदि हम तैयारी अच्छे से करें तो इसमें लगभग हम 40 नंबर के लगभग पा सकते हैं। मतलब इसमें लगभग 16-17 मैप सही हो जाते हैं अगर ठीक ठाक मेहनत करें तो एक अच्छा स्कोर इसमें हो सकता है। तो इसके लिए जो मेरी रणनीति थी ये थी कि जो UPSC में मैप आता है सबसे पहले तो उस मैप की एक अपने हिसाब से उसमें लाइनिंग बना लें। जो स्थान आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। जो UPSC का मैप आता है वो आजकल मिल जाता है मार्केट में, या फिर कहीं से भी उसको प्राप्त करें। उसके बाद उस पर आप लाइनिंग कर लें। जो भी आपको लाइनिंग 5-7 लाइनिंग उस पर करनी है, लाइनिंग के हिसाब से तैयार करें तो मेरे हिसाब से बेहतर है। लाइनिंग करके उसके ऊपर आप लेमिनेशन करा लें। लेमिनेशन कराने के बाद फिर जो स्केच पेन है उसके ऊपर आप इस स्थानों को क्या करें, प्लॉट करें खुद से। इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको स्थानों को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिना देखे पहली बार देखे स्थानों को प्लॉट करें, फिर बिना देखे और कालखंड के हिसाब से स्थानों को प्लॉट करें। जैसे शुरुआत में आप पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता के, इस तरह से कालखंड के हिसाब से आप क्या करें, पूरे मतलब जो स्थल है उनको मार्क करें। इससे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, लाइन के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। दूसरी चीज़ है कि इसमें ये करने के बाद डेली की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है मैप में। आप ये नहीं कि 1-2 दिन में मैप किया और बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैंने इसके लिए तैयारी के लिए प्री से मेंस के बीच लगभग 3-3.5 महीने का समय मिलता है। एक चीज़ और होती है कि कुछ स्थान अब जैसे मैप को एनरिच करने के लिए क्या करते रहना चाहिए, जैसे टेट सीरीज़ के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो टेट सीरीज़ में जो कुछ नए स्थान हमको मिलते हैं उन नए स्थानों को अपने मैप में ऐड करते जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें जो एनरिच होता रहता है मैप, और जनरली मुझे लगता है मतलब 16 से 18 मैप आसानी से कर सकते हो। इतना करने के बाद 40 के लगभग स्कोर हो जाता है मैप में। और यदि पहले प्रश्न में हमारा अच्छा स्कोर रहता है तो उसके बाद के प्रश्नों पर भी स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता है। और मेरा शायद दोनों बार मेरे फर्स्ट पेपर में हमेशा ज़्यादा मार्क्स रहे हैं सेकंड की बजाय। पहली बार में दिया था 138 थे, सेकंड बार 153। तो मेरा इसका एक कारण ये भी है कि मेरा मैप बहुत अच्छा होता है हमेशा। इसलिए तो आपको ये कहूँगा मैं मैप को हमेशा फोकस करें, इसको इग्नोर न करें, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। दूसरी चीज़ है कि हम जब भी उत्तर लेखन करें पहले पेपर के लिए एक विशेष ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि हम उत्तर में मैप बना सकते हैं आराम से। इसके अलावा एक चीज़ और है, पहले पेपर में
मध्यकालीन भारत में तो मैप बनने की ज़्यादा संभावना नहीं होती, फिर भी हम यदि कहीं पॉसिबिलिटी लगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से तो मैप बना सकते हैं या कोई भी डायग्राम। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है इतिहासकारों के नाम लिखना। जैसे मान लो हमें हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन आया कि उसमें कि उसके पतन के क्या कारण थे, उसके उद्भव के संबंध में कोई क्वेश्चन आया, तो वहाँ इतिहासकारों के अपने अपने मत है, तो उनमें से आप एक दो कोट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का उदय मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ था या नहीं, तो इसके पक्ष में देने वालों में जैसे डी कोसाम्बी या मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, ये इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। तो आप इसी तरह इनको कोट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मौर्योत्तर काल है, अब उसको अंधकार युग मानते हैं, नहीं मानते हैं। मानने वालों में केपी जायसवाल, विसेंट ऑर्थर स्मिथ जैसे इतिहासकार इसको मानते हैं, तो आप इनको कोट कर सकते हैं। ये एंशिएंट मिडेवल में पूरी जगह सब जगह चलता है। जैसे मिडेवल में हम प्रोफेसर इरफान हबीब हो गए, या फिर पर्सी ब्राउन ने वहाँ की कला के बारे में काफ़ी लोग कहते हैं, मार्शल ने कुछ कथन कहे हैं, उनको आप एक साथ क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करने के बाद आप उनके अनुसार यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए मतलब जो उत्तर है उससे अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री को पढ़ने का जो एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड भी समझने की ज़रूरत है। हमको इसको थोड़ा समझकर पढ़ने की ज़रूरत है। एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री में सामान्यतः एक जैसा पैटर्न चलता है, थोड़ा कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो उस पैटर्न के आधार पर हम अध्ययन करें। दूसरी चीज़ समाज के बाद में हमको पढ़ना होता है शासन व्यवस्था। हम पढ़ते हैं कि जैसे वैदिक काल और सामान्य हड़प्पा काल में तो शासन व्यवस्था का जिक्र नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे महाजनपदों का उदय हुआ उसके बाद से हम शासन काल पूरे उसमें पढ़ते हैं कि राज व्यवस्था कैसी थी, चाहे विजयनगर हो, सल्तनत हो या मुग़ल हो या कैसी भी हो, तो राज व्यवस्था के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, तीन चीज़ करते हैं। पहला तो केंद्रीय शासन के बारे में बताओ। केंद्रीय शासन में तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि राजा के बारे में लिखो कि वंशानुगत होता था और या फिर कैसा था, सैन्य तंत्र था, तानाशाही था। इसके अलावा राजा के बाद मंत्री परिषद की नियुक्ति पदच्युति कौन करता था, मंत्री परिषद की सलाह से राजा कार्य करता था या नहीं करता था, मंत्री परिषद वंशानुगत होती थी या हर बार नई तरह से निर्वाचन किया जाता था। मंत्री परिषद में इन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। अब ये मुझे लगता है कि मतलब सब तरह से लागू होता है, इसमें हर काल में लागू होती है चीज़। उसके अलावा फिर नौकरशाही, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कैसे थे, कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति कैसे होती थी, इनका अपन उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कितना उपज का भाग था, भू राजस्व व्यवस्था को क्या कहते थे। जैसे गुप्त काल में भू राजस्व को भोग या उद्रंग कहा जाता था, वहीं चोल काल में कदमई कहा जाता था। इन मूल शब्दों का आप हमेशा उल्लेख करें, जो शब्द है उसका उल्लेख करोगे तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। भू राजस्व व्यवस्था के अलावा सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था कैसी थी, तो ये तीन चार चीज़ होगी। जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें अपन इनके बारे में बता सकते हैं कि राजा, मंत्री परिषद, नौकरशाही, सैन्य व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था या फिर जो न्याय व्यवस्था, ये होगी केंद्रीय प्रशासन। फिर हमेशा एंशिएंट से मिडेवल में पूरे में ये देखा जाता है कि सभी साम्राज्यों को प्रांतों में बांटा गया था, तो प्रांतीय प्रशासन कैसा था, उसका प्रमुख कौन होता था, उसको किस नाम से जाना जाता था, ये हम प्रांतीय प्रशासन में कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्थानीय प्रशासन होता है। स्थानीय प्रशासन में सामान्यतः गांव से चलता रहा है, पूरा एंशिएंट मिडेवल में यही होता है। तो उस गांव के प्रमुख को क्या कहते थे, उसकी सहायता करने वाले अधिकारी कौन कौन से होते थे, तो ये सब चीज़ हम प्रशासन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपका जो मतलब एंशिएंट मिडेवल में जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो ढांचा है वो तैयार हो सकता है कि केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और ग्राम शासन, इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हम इसमें एक आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हर समाज में पढ़ते हैं, चाहे सिंधु सभ्यता हो, वैदिक काल हो, मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल, हर्ष का काल हो या फिर सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, हम अर्थव्यवस्था हर काल में पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए एक तरीका है, हर समाज की जो अर्थव्यवस्था, हर कालखंड की अर्थव्यवस्था को, तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, कि कृषि, पहले शुरुआत में कृषि से शुरू करना है, कृषि के बाद पशुपालन। अब कृषि में देखो दो तीन चीज़ें हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी, हल से खेती होती थी या नहीं, लोह उपकरणों का कृषि में प्रयोग किया जाता था या नहीं, या फिर जैसे कि सिंचाई होती थी या नहीं, कृषि के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता था या नहीं। तो ये चीज़ें हम कृषि में शामिल कर सकते हैं। कृषि निर्वाह थी या अधिशेष पर आधारित थी, ये चीज़ें हम कृषि पे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ पशुपालन, तो पशुपालन में भी यही चीज़ कि पशुपालन क्यों किया जाता था, कौन कौन से पशु पाले जाते थे,
कृषि और पशुपालन के बाद तीसरी चीज़ आती है अर्थव्यवस्था में जो है उद्योग और धंधे। तो उद्योग धंधे का विकास का कारण क्या था, कौन कौन से उद्योग धंधे प्रमुख थे, उन उद्योग धंधों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ये हम उद्योग धंधों में शामिल कर सकते हैं। अब उद्योग धंधों के बाद चौथी चीज़ आती है अर्थव्यवस्था में पढ़ने के लिए, वो होती है व्यापार वाणिज्य। कि किसी कालखंड को हम पढ़ रहे हैं तो उसका व्यापार वाणिज्य कैसा था। व्यापार वाणिज्य को हम दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं कि आंतरिक व्यापार कैसा था जो केवल भारत के अंदर चलता था, बाह्य व्यापार कैसा था कि भारत का कि रोम से व्यापार था, कि पश्चिमी एशिया से था, दक्षिण पूर्वी एशिया से था या श्रीलंका से था। व्यापार को आंतरिक और बाह्य में बांटना है। उसके बाद में आयात और निर्यात की क्या क्या वस्तुएं थी, भारत में क्या क्या आयात होता था और क्या क्या निर्यात किया जाता था, ये चीज़ उसमें हम शामिल कर सकते हैं। फिर व्यापार संतुलन, की व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था या बाहर था। व्यापार संतुलन के बारे में कोई आपको कथन आ रहा हो तो वो लिख देना, जैसे कि मौर्योत्तर काल में हम व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो प्लिनी का कथन है वो कहता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ही रोम के स्वर्ण का बहिर्गमन भारत को हो रहा था। तो इससे पता चलता है कि व्यापार संतुलन भारत में था। इसी तरह जैसे मुगल काल में भी भारत में था, वहाँ पर कैप्टन हॉकिंस का कथन है कि भारत में चांदी सिर्फ आती है, जाती नहीं है। तो इसका मतलब है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। तो व्यापार वाणिज्य में आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा पूर्व पश्चिमी तट पर कौन कौन से ऐसे बंदरगाह थे जिनसे व्यापार वाणिज्य होता था। तो हमारे जो बनोच हो गया या मुजरिस हो गया, तोंडी हो गया, पुआर, पोलुरा या ताम्रलिप्ति बंदरगाह, इनको आप लिख सकते हो, इनको मैप में भी आप बना सकते हो। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य में कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी या नहीं, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली थी या मौद्रिक विनिमय प्रणाली थी। इन व्यापार वाणिज्य के कारण शहरों का उदय हुआ या नहीं, शहर कौन कौन से थे उनको आप मैप में बना सकते हो, और व्यापारिक समूह कौन कौन से थे। ये सब चीज़ें हम एंशिएंट से मिडिवल तक मतलब टोटल एक तरह से आर्थिक संरचना का अध्ययन करने में कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात ये भी है कि सभी चीज़ें सभी काल के लिए लागू नहीं होती। कहीं मौद्रिक अर्थव्यवस्था लागू नहीं होगी, कहीं शहरीकरण नहीं होगा, कहीं कृषि अधिशेष नहीं होगा। तो इस तरह से जो चीज़ जिस काल पर लागू होती है उसके अपन एक तरह से नोट्स टाइप बना ले तो उससे अर्थव्यवस्था का अध्ययन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आर्थिक संरचना का अध्ययन करने के लिए मैंने ये पैटर्न अपनाया और मुझे लगता है सही, मतलब एक तरह से कालखंड वाइज अच्छा अध्ययन हो जाता है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है काल का, कि इस काल में कैसी स्थिति थी, इसमें कैसी नहीं थी अर्थव्यवस्था की। तो ये होता है। इसके अलावा जो अगली चीज़ आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एंशिएंट मिडिवल में सिलेबस में भी काफ़ी जगह है। जैसे अपन हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास पढ़ते हैं, गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास पढ़ते हैं। ऑल ओवर एंशिएंट हिस्ट्री में जो भारत में विज्ञान तकनीक कैसे विकास हुआ। इसके अलावा पूर्व मध्य काल में भी हमारे सिलेबस में टॉपिक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सल्तनत काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसी तरह से मुगल काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का कैसा विकास रहा। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी को इस तरह से अलग अलग काल में, जिस काल में विकास हुआ, जिस समय विकास हुआ, उसको हम देख सकते हैं। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक अलग सेक्शन बना सकते हैं। एक सेक्शन आप बना सकते हैं कला, संस्कृति और साहित्य का। जैसे कला के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, इन सब चीज़ों को शामिल किया जा सकता है कि स्तूप कैसे बनते थे, किसने बनवाए, क्या शैली होती थी। इसी तरह मंदिर निर्माण की शैलियों को पढ़ सकते हैं। स्थापत्य कला के बाद चित्रकला। चित्रकला कब कौन किस किस काल में, जैसे गुप्त काल में हम पढ़ते हैं कि अजंता और बाघ की गुफा में चित्र बने थे, या और भी आगे गुप्त काल के बाद में जो चित्र बने। तो चित्रकला के बारे में सल्तनत काल में चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं, या मुगल काल में जहांगीर का काल चित्रकाल का स्वर्ण काल था, प्रश्न भी वहाँ से आते हैं। तो इस तरह चित्रकला का अध्ययन हम कर सकते हैं कला के बारे में। चित्रकला के अलावा मूर्तिकला, की मूर्तिकला तो ज़्यादातर मौर्योत्तर काल में अध्ययन की जाती है कि मूर्तिकला की जो 3 कला शैलियों का विकास हुआ उनके बारे में मूर्तिकला का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कालों में भाषा और साहित्य का विकास हुआ। उस भाषा और साहित्य में जैसे हम वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं, या गुप्त काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं, या प्राचीन भारत में पाली भाषा का साहित्य हुआ, प्राकृतिक भाषा का साहित्य हुआ, या एंशिएंट से मिडिवल तक हम कन्नड़ भाषा का पढ़ते हैं, तमिल भाषा का साहित्य। अलग अलग काल में सब चीज़ें शामिल है, कहीं भी कहीं कहीं सिलेबस में शामिल है। तो इस तरह कला, संस्कृति, भाषा और साहित्य का हम एक अलग से सेक्शन बना सकते हैं, उसको उसके अंतर्गत इसको हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो पहले पेपर में एक चीज़ और ध्यान रखने की आवश्यकता है वो होती है विदेशी यात्रियों का विवरण। हमारे सिलेबस में भी काफ़ी लोगों का विवरण शामिल है, जैसे मैगस्तनीज़ का है, फाहियान का है, हेनसांग का है, अलबरूनी, इब्न बतूता, इनका विवरण शामिल है। इसके अलावा हमें कुछ लोगों ने और लिखा है, उनको भी पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे मिनाज उस सिराज हो गया, बरनी हो गया,
कल्याणों का विवरण हम पढ़ते हैं, बाबर का पढ़ते हैं। इसी तरह से अमीर खुसरो का में जो उन्होंने जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे उसको पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ये मतलब इन विवरणों को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा आता है इतिहास लेखन से, कौन को जो भी इतिहास लेखन है जिन्होंने विवरण दिया भारत के बारे में, विवरण हमेशा पूछते रहते हैं, तो इसको भी आपको तैयार करनी आवश्यकता है। ये पढ़ने के बाद दूसरी चीज़ जो देखने की आवश्यकता है हमें, वो है पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र, कि जो पिछले साल में जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी आपके पास लगभग 15 से 20 साल के जो पिछले प्रश्न पत्र आते हैं उनको देखो, उनका एनालाइज करो, ट्रेंड एनालाइज करो कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। मोस्टली प्रश्न आजकल समाज, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, धार्मिक विश्वास, कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं। आजकल राजनीतिक क्वेश्चन हिस्ट्री में नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हम पहले के जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनकी एक संरचना हमारे दिमाग में बनेगी, तो उससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पेपर के लिए मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। अब जो सेकंड पेपर है उसके लिए जनरली ज़्यादा कुछ स्ट्रेटजी है नहीं उसमें, सेक्शन बांटने के लिए, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, जो चीज़ें थी उन्हीं को पढ़ा। इसके अलावा मैंने उसमें एक चीज़ की कि जो इतिहासकारों के जो कोटेशन है उनको मैंने तैयार किया, आधुनिक भारत में भी और विश्व इतिहास में भी। अब जैसे आधुनिक भारत में हम देख सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने जो भारत विजय की, चाहे बंगाल, मैसूर के बारे में हो या फिर मराठों की विजय की, इनके बारे में काफ़ी इतिहासकारों ने या जो लेखकों ने कथन कहे हैं। उन कथनों को हम तैयार कर सकते हैं। उनको यदि हम उत्तर में कोट करेंगे तो एक उत्तर बेहतर माना जाएगा। जैसे हम मान लीजिए मैसूर का क्वेश्चन आया तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है कि हमने अपने मतलब मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया और शत्रुओं को पंगु बना दिया, ऐसा कथन। जैसे एक सिंध की विजय के बारे में है, चार्ल्स नेपियर का कथन है कि हमें सिंध के अधिग्रहण का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी ये मतलब लाभदायक, उपयोगी और मानवोचित निजता होगी। तो इस तरह कथन को हमें तैयार करने की आवश्यकता है। डलहौजी के बारे में कथन है, सहायक संधि के बारे में कुछ इतिहासकारों ने या खुद जो वेलेजली है उसने कुछ कथन कहे हैं, उनको आप याद कर सकते हो। उनसे क्या होगा, आपका उत्तर प्रभावशाली बन जाएगा और स्कोरिंग होगा। सबके विश्व इतिहास में भी ऐसे ही है। प्रबोधन के बारे में कथन हो गए, मार्क्स के बारे में हो गए, या फिर अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, विश्व युद्ध, इन सब के बारे में कुछ इतिहासकारों ने या कुछ समकालीन जो इतिहास लेखन करने वाले जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने कथन लिखे हैं। उन कथनों को आप उत्तर में कोट कर सकते हैं, तो ये एक प्रभावशाली उत्तर बन जाएगा और आप निश्चित रूप से एक बेहतर उत्तर लिख सकते हो। इसके अलावा सेकंड पेपर में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें एक टॉपिक आता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत। इसमें 1964 तक का हमें इतिहास पढ़ना होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको आधुनिक भारत का इतिहास 1947 तक पढ़ के बंद कर देते हैं, जबकि हर साल सच्चाई है कि यूपीएससी द्वारा स्वतंत्रता के बाद भारत में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप हमेशा इग्नोर न करें, बहुत अच्छे से तैयार करें। ये टॉपिक बहुत सरल होता है और काफ़ी स्कोरिंग होता है। उसमें 4-5 ही टॉपिक, मतलब उसको थोड़ा सा पढ़ ले। उसके लिए आप विज़न जो एक एनसीईआरटी आती है 12th के बाद, वो पढ़ सकते हो। सिलेबस को पूरा करने के अलावा एक टेस्ट सीरीज से क्या होता है, हमने जो पढ़ा है उसको लिखने का हमें अनुभव मिलता है कि हमने जो पढ़ा है उसको हम प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ का ये उद्देश्य होता है, और आप टेस्ट सीरीज़ निश्चित रूप से लिखिए। टेस्ट से प्रैक्टिस होती है, कॉन्फिडेंस आता है, और जो हमारी गलतियाँ होती है उनको सुधारने का मौका मिलता है, हमारी राइटिंग स्किल बेहतर होती है। और आजकल तो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी जो संस्थान है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करवाते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अपने रूम पर बैठ कर लिखिए और सबमिट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपको दिल्ली जैसे शहरों में इसके लिए आने की आवश्यकता नहीं होती। तो टेस्ट सीरीज एक महत्वपूर्ण पार्ट है और मुझे लगता है इसको कवर करें। एक और चीज़ है कि जो इतिहास का जो आप सिलेबस रख रहे हो उसको मतलब 5-7 दिन में आपको हर बार पढ़ते रहना चाहिए। उससे इतिहास के बारे में समझ बनती है और उन टॉपिक्स के बारे में खुद को सोचना चाहिए कि मुझे ये मैंने पढ़ा है, इसके बारे में कितना आता है मुझे। तो उस सिलेबस को आप जैसे 5-7 वीक में एक बार मान लीजिए आप 10-15 मिनट पढ़ते हैं, तो आपको समझ आएगी कि मैंने ये चीज़ पढ़ ली है, नहीं पढ़नी है। और क्वेश्चन पेपर देखते रहे। क्वेश्चन पेपर देखने से और सिलेबस देखने से ये आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस के पार्ट से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं, तो उससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने इस बार मेरे 153 और 149 मार्क्स थे, तो आपको सोर्स जो मैंने सोर्स पढ़ा उसके बारे में ये है, मेरा बैकग्राउंड इतिहास का ही रहा है। तो मैंने बीए के दौरान किताबें पढ़ी थी, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। बीए के बाद मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ी। मैं यहाँ दिल्ली आ गया था उसके बाद में,
और मैंने बीए में जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की एक किताब आती है वो मैंने पढ़ी थी। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रोफेसर वी डी महाजन की पढ़ी थी। जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है वो बी एल ग्रोवर पढ़ी थी। जो आधुनिक विश्व इतिहास के लिए दीनानाथ वर्मा पढ़ी थी। तो बीए में मैंने केवल बीए में किताबें पढ़ी थी और बीए के हिसाब से पढ़ी थी। यूपीएससी का इनसे कोई लेना देना है नहीं वैसे, लेकिन यह है कि इनसे एक मेरी समझ अच्छी बन गई थी इतिहास में। उसके बाद मैंने दिल्ली आया था और यहाँ मैंने कोचिंग ली थी। जो अखिल मूर्ति सर है दृष्टि IAS में पढ़ाते हैं, उनसे मैंने इतिहास की कोचिंग ली थी और उनके क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स। उसके बाद मैंने कई बुक्स पढ़ी नहीं, उनके क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स से जो चीज़ें क्लास नोट्स में हैं उनको कवर किया। मेनली क्वेश्चन उससे कवर हो ही जाते हैं। उसके अलावा मैंने जो चीज़ें पढ़ी कुछ चीज़ें प्रिंटेड नोट्स में से कवर की जो क्लास नोट्स में नहीं थी, और पिछले साल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मेरे सोर्सेज रहे। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैप था, मैप के लिए मैंने दृष्टि IAS की जो मैप बुक आती है और साथ क्लास करने के साथ में देते हैं वो मैंने पढ़ी थी। तो ये मेरे सोर्सेज रहे। बुक्स पर मैं ज़्यादा निर्भर नहीं रहा बीए के बाद में, क्योंकि मैंने वहाँ पर पढ़ ली थी तो थोड़ी समझ इतिहास की मेरी अच्छी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ा तो इस तरह से इतिहास का हो गया मेरी। इस तरह से ये मेरी पहले और दूसरे पेपर की स्ट्रेटजी रही और मैंने हमेशा इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। आपको इनमें से कुछ चीज़ अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से फॉलो कर सकते हैं। इसी स्ट्रेटजी से मेरे नंबर आए हैं और आपको भी अपने अनुसार जो भी इसमें काट साट करनी है अपने अनुसार कर ले और तैयारी करें। मेरे हिसाब से तो मुझे तो एक अच्छा सब्जेक्ट लगता है। हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एक तरह से काफ़ी स्कोरिंग भी रहा है, मतलब एवरेज मार्क्स हमेशा आते हैं। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र मीणा है और मैं राजस्थान के दौसा ज़िले का निवासी हूँ। इस वर्ष मैंने सिविल सेवा परीक्षा में 705वीं रैंक हासिल की है, जो हिंदी माध्यम में 13वीं रैंक है। मेरा माध्यम हिंदी था और हिंदी माध्यम में जो समस्याएं एक आम स्टूडेंट फेस करता है वो मैंने फेस की थी। इसलिए आज DKT के माध्यम से हम हिंदी माध्यम की जो सबसे प्रमुख समस्या है कि कौन सा समाचार पत्र पढ़ना चाहिए और कितना समय देना चाहिए और समाचार पत्र को किस तरह पढ़ना चाहिए, उस पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहली समस्या है कि कौन सा समाचार पत्र पढ़े। तो जो मैंने मेरी तैयारी के दौरान महसूस किया तो हिंदी माध्यम के लिए कोई ऐसा समाचार पत्र नहीं है जो पूरी तैयारी करा सके। इंग्लिश मीडियम में अगर देखें तो काफ़ी सारे समाचार पत्र ऐसे हैं जो उनकी तैयारी में काफ़ी सहायता करते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तो एकमात्र मजबूरी में हमको दैनिक जागरण समाचार पत्र पढ़ना पड़ता है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में कौन कौन सी चीज़ें किस तरह पढ़नी चाहिए जो हमारे करंट अफेयर को मजबूत कर सकती है। मेरे पास ये 4 जुलाई का दैनिक जागरण समाचार पत्र है। इसमें आज हम देखेंगे कि समाचार पत्र को कैसे पढ़ना है और न्यूज़ को किस तरह से एनालाइसिस करना है। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज है उस पर राइट साइड में एक न्यूज़ है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद सहित 13 आतंकियों को बैन किया है। तो इस न्यूज़ को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें लिखा गया है कि जो FATF है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया है, तो उस पर मजबूरी में उसने कदम उठाया है क्योंकि उसको ब्लैक लिस्ट होने का खतरा था। तो इस तरह से आप इस न्यूज़ को एनालाइज करते हुए 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि FATF है क्या, ये क्या क्या काम करती है और इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या क्या पड़ेगा। तो अगर इसको आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी एक न्यूज़ है कि मोदी सरकार द्वारा किसानों को तोहफा MSP में बढ़ोतरी। तो इस न्यूज़ को आप एनालाइज करते टाइम ये देखें कि MSP होता क्या है, किसानों को किस तरह ये मदद करता है। साथ ही इस न्यूज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि सरकार तिलहन की खेती पे जोर दे रही है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा फोकस करें तो आप देखेंगे कि इस साल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था कि वनस्पति तेलों को भारत बहुत ज़्यादा आयात कर रहा है, तो उसी आयात को रोकने के लिए जो विदेशी मुद्रा की हमको हानि होती है उसके लिए सरकार तिलहन खेती पे जोर दे रही है। तो क्रॉपिंग पैटर्न को एक पॉजिटिव दिशा में चेंज करने के लिए सरकार MSP में बदलाव किया है और MSP ने जो सरकार ने जो बदलाव किए हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। एकदम नीचे की तरफ एक न्यूज़ मिलेगी, उसमें लिखा है कि अलगाववादी जो जम्मू कश्मीर में है वो किस तरह जनता को गुमराह करके अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। तो इस न्यूज़ को अपन यूज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह अलगाववादियों को सपोर्ट करता है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैला रहा है। तो इस न्यूज़ को हम जनता के समक्ष ले जाके ये दिखा सकते हैं कि जो अलगाववादी तुम्हारे दिखावे के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं वो अपने बच्चों को यहाँ से दूर रखते और एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस तरह से इस न्यूज़ का अपन विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एक न्यूज़ दिखेगी कि मोदी सरकार देशद्रोह कानून को समाप्त नहीं करेगी।
तो इस न्यूज़ को इस तरह से देखना है कि देशद्रोह कानून होता क्या है। ये आईपीसी की धारा 124(1) से संबंधित है, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में अपन को देखना है। इस तरह की चीज़ें खुद से अखबार ने केवल हमको एक गाइडलाइन दी है कि इस तरह आगे बढ़ना है, बाकी हमको गूगल या बुक्स का रेफ़र करके उसमें डीप में जाके स्टडी करनी है। यहाँ पे एक न्यूज़ है कि विश्वविद्यालय को इकाई मानकर ही शिक्षक भर्ती होगा। तो अभी थोड़े दिन पहले विवाद चल रहा था कि 200 पॉइंट रोस्टर या 14 पॉइंट रोस्टर में से किसको प्राथमिकता दे, तो ये विवाद समाप्त हो गया है। सरकार ने 200 पॉइंट रोस्टर को मान्यता दे दी है। तो इस पे संबंधित क्वेश्चन आपके मेंस में तो शायद मुश्किल आएगा, लेकिन इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आपको गूगल से करना है। इसके बाद हम पेज नंबर 3 पे जाते हैं। पेज नंबर 3 पे राजनीति में हमको सरोगेसी से संबंधित विधेयक जो पारित हो गया है उसकी एक न्यूज़ मिलेगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सरोगेसी होती क्या है, इससे सरकार ने इसको व्यावसायिक सरोगेसी उसको बैन क्यों किया है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, ये सब चीज़ें आपको अखबार में नहीं मिलेंगी, लेकिन अखबार ने आपको एक गाइडलाइन दी है कि इस दिशा में आगे बढ़े, तो आप यहाँ से इस चीज़ को गूगल से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेज नंबर 4 पे एक न्यूज़ मिलेगी अनुच्छेद 35A से संबंधित है। तो हमको इस न्यूज़ का एनालाइज इस तरह करना है कि अनुच्छेद 35A होता क्या है, इसके भारतीय संविधान में क्या क्या महत्व है, जम्मू कश्मीर पे इसको हटाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इस न्यूज़पेपर में नहीं दी गई हैं, लेकिन आपको ये एक दिशा निर्देश दिया है कि इस टॉपिक को पढ़ना है। नेशनल न्यूज़ का पेज नंबर 7 में एक न्यूज़ आई है कि ज़्यादा बारिश होने से मुंबई में बाढ़ की स्थिति आ गई है। तो यह समस्या हमारे GS1 के शहरीकरण की समस्या टॉपिक से जुड़ता है। तो इसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, तो हमको अब हमारे जो किताब है या नोट्स है उसमें जाके ऐड करना पड़ेगा कि शहरीकरण से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। तो उसमें एक ये टॉपिक ऐड कर लेना कि शहरीकरण से बाढ़ की समस्या भी आ रही है। इसके अलावा कुछ कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो पढ़ने की नहीं होती है। जैसे यहाँ पे दिया है कि पश्चिम बंगाल को बांग्ला नहीं करेगी केंद्र सरकार, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो राज्य का नाम परिवर्तित का है, तो हमको उस पर ज़्यादा तूल नहीं देना है इस तरह की घटनाओं पे। इसके बाद हम सीधा आते हैं पेज नंबर 8 पे, जो विचार विमर्श वाला पेज है। यहाँ पे एक न्यूज़ है कि बेहतर शिक्षक ही देश का उद्धार कर सकते हैं। तो यह न्यूज़ अभी हमारे GS के पेपर नंबर 2 से जुड़ती है। शिक्षा से संबंधित जो नीति आई है, जो भारत सरकार ने शिक्षा नीति से ड्राफ्ट पेश किया है, उससे रिलेटेड है न्यूज़। तो इसके लिए हमको जो लेखक ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उन विचारों को पढ़ना है, और उससे जो पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स बन रही हैं उनको नोट डाउन कर लेना है। तो अब केवल नोट्स हमको ये बनाना है कि इसमें समाधान क्या हो सकता है इस समस्या का और आगे की राह क्या हो सकती है, बाकी सब इसमें दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 10 पे बिजनेस से संबंधित समस्याएं जो है उसमें दिया गया है कि जो भारत है वो विश्व का जो पर्यटन सेक्टर बढ़ रहा है उसका लाभ लेने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें सब कुछ डेटा दिया है कि भारत में कितने करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं, GDP में कितना योगदान है। ये सारी चीज़ें हमारे पेपर नंबर 2 अर्थव्यवस्था से जुड़ती हैं, और साथ ही इसमें जो पर्यटन में जो चुनौतियाँ हैं वो भी दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा हम नोट्स या किताब से ये सब चीज़ें बाकी इसमें ऐड कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसमें न्यूज़ है कि उद्योग जगत को कारपोरेट टैक्स की दर कम करने की उम्मीद है। तो यह कारपोरेट टैक्स के बारे में हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत विश्व के सबसे ज़्यादा कारपोरेट टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं, सरकार को एक कम क्यों करना चाहिए, और एक आप क्या रणनीति सुझा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको खुद से अन्य चीज़ों का गूगल या किताब का सहारा लेके आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेज नंबर 11 देश विदेश। इसमें कई सारे जो हर न्यूज़पेपर में ये एक पेज रहेगा जो आपको हमेशा पढ़ना है, क्योंकि ये IR से सीधा सीधा जुड़ता है। इसमें एक न्यूज़ है कि H1B वीज़ा। तो H1B वीज़ा के बारे में आपको पढ़ना है कि ये होता क्या है, भारत और अमेरिका में इसका विवाद क्या है, आगे एक सुझाव क्या हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। एक नीचे दिया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना ज़रूरी होगा कि वैश्विक आतंकी संगठन होता क्या है, इसको कौन घोषित करता है और किस नियम या किस समिति के द्वारा घोषित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में नहीं है, लेकिन आप गूगल या किसी और अन्य सहायता से इसको पता लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूज़ मिलेगी कि ईंट भट्टे के लिए पर्यावरण हितैषी भट्टा बनाया गया। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पर्यावरण से जुड़ती है।
तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 या पेपर 4 में भी यूज़ हो जाएगा और निबंध में भी यूज़ हो जाएगा। यह इस न्यूज़ का इम्पोर्टेंस ये है कि जो नई नई तकनीकी आ रही है उनका आप यूज़ किस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे दिल्ली में जो समस्या होती है पराली के जलने से प्रदूषण की, उस समस्या का समाधान भी एक आगे की राह में दिखा सकते हैं। साथ ही भारत ने जो पेरिस सम्मेलन किया है उसमें जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी का जो वादा किया है उसमें ये कमी कर सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं पर्यावरण संबंधित उनको अपन को पढ़ना है। तो मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया बता दिया कि न्यूज़ कैसे पढ़ना है, लेकिन न्यूज़ पढ़ने के साथ आपको एक काम जो करना है करंट अफेयर्स के लिए, वो राज्यसभा टीवी पे देश देशांतर, विशेष और इन डेप्थ 3 प्रोग्राम आते हैं, उनको रोज़ देखें, उनके नोट्स बनाएं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप ज़्यादा दिन तक उसको याद नहीं कर पाओगे, और नोट्स बनाने के साथ उनको रिवाइज़ करें डेली। तो इस तरह आप अगर करंट अफेयर को डेली इस तरह से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल बाद आपको किसी भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी कंपैरिजन में करंट अफेयर में कोई कमी दिक्कत आएगी। मेरा इस बार प्रीलिम्स में 118 स्कोर हो रहा है, जो इतना टफ पेपर होने के बावजूद। तो उसका एक ही रीज़न है कि मैं डेली कम से कम 2 घंटे अखबार पढ़ता हूँ और राज्यसभा पे डेली नोट्स बनाता हूँ। तो अगर आप भी ये रणनीति अपनाएंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अगले साल आपको भी करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आज DKT के माध्यम से हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मेरी रणनीति क्या रही और आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हिंदी माध्यम से होते हुए भी GS1 में अच्छे मार्क्स लाए जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, कौन कौन से बुक को मैंने अपने लिए चुना। तो इसके सबसे पहले सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री में मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया को प्राथमिकता दी थी। साथ ही एंशिएंट के लिए मैंने RS शर्मा और मिडिवल के लिए सतीश चंद्र को पढ़ा था, और जो अपना आधुनिक भारत है उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था। इसमें आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, आपको पिछले 2-3 साल का पेपर देखना है और क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ना है। ज़्यादा तवज्जो आपको आधुनिक भारत को देनी है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं। तो आधुनिक भारत में कांग्रेस की स्थापना के बाद से आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको आप अच्छे से आंसर दे सकें। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT को भी फॉलो किया था, उसके अलावा मैंने मृणाल के वीडियो देखे थे। लेकिन ज्योग्राफी के आंसर लिखते टाइम एक जो चीज़ आपको याद रखनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मैप बनाना आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपको मैप या फ्लो चार्ट ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस बार पूछा था कि भारत में मत्स्य क्षेत्र की क्या संभावनाएं हैं, तो वहाँ पे आपको भारत का मैप बना के तटीय क्षेत्रों में और नदियों में आपको दिखा देना है कि ये भारत के मत्स्य क्षेत्र की संभावनाएं हैं। इसी तरह पिछले साल हिस्ट्री में एक प्रश्न आया था, उसमें पूछा था कि भारतीय जो आधुनिक भारत में जो भारतीय राजतंत्र है वो विखंडित था। तो उसको आप अलग अलग राज्यों के नाम बताने के बजाय मैप बना के उसमें दिखा दीजिए कि मराठे यहाँ थे, मैसूर यहाँ था, अवध, निजाम, ये सब चीज़ें आप अलग अलग दिखा देंगे तो उसका चेक करने वाले पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने 12th की NCERT पढ़ी थी और विजन के नोट्स पढ़े थे। तो इन चीज़ों के जो मटेरियल पढ़ने के बाद आपको जो काम करना है वो इनमें इंटरलिंकिंग करनी है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन निश्चित रूप से भारतीय समाज से जुड़ेगा क्योंकि शहरीकरण की समस्याएं क्या हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इसके अलावा ज्योग्राफी को आप हिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री को आप इंडियन सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरलिंकिंग का आपको खुद से एक सिनॉप्सिस टाइप का बना के और उसको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ है जो आंसर राइटिंग की, उसके लिए आपको हर सेगमेंट के लिए अलग अलग तैयार करना पड़ेगा। जैसे आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए आपको जो भारत में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कौन कौन से कानून लाए और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन चीज़ों का एक सिनॉप्सिस बना ले और उनका आगे वाली जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने किस तरह स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। साथ ही गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो गांधी का अफ्रीका से आगमन के बाद का पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको अच्छे से कवर करें। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जब तक आप मैप की प्रैक्टिस नहीं करोगे ज्योग्राफी में नंबर लाना काफ़ी मुश्किल है। तो मैप पे अच्छे से फोकस करें। मैप में आप भारत और वर्ल्ड दोनों मैप को अच्छे से करें। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि आर्कटिक क्षेत्र का भारत के लिए क्या प्रभाव हो सकता है, तो वहाँ आप एक मैप बना के दिखा दोगे कि आर्कटिक क्षेत्र यहाँ है और
इसका भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, वहाँ पे क्या क्या खनिज है, तो इससे चेक करने वाले पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। साथ ही इंडियन सोसाइटी में आजकल जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आया था शहरीकरण की समस्याएं, तो आप जब तक शहरीकरण की समस्या दिखाते टाइम शहरों में गरीबी बढ़ने के रीजन्स और जो ग्राफ बना के शहरीकरण की जो निरंतर दर बढ़ रही है वो नहीं दिखाएंगे, तब तक आपका उत्तर उतना प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, उसमें आप जब तक महिलाओं से संबंधित NGO उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, साथ ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है सोसाइटी में, राजनीति में, कुछ रिपोर्ट्स जैसे जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन चीज़ों का आप जब तक उत्तर में मेंशन नहीं करोगे तब तक आपको उत्तर प्रभावी नहीं होगा। और साथ ही आपको एक चीज़ जो करनी है सोसाइटी के लिए, उसमें आपको सतत विकास लक्ष्यों को ज़रूर शामिल करते चलना है। जैसे जेंडर इक्वलिटी के लिए आपको SDG 5 को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। गरीबी संबंधित मुद्दा है तो आपको SDG 1 और 2, भुखमरी, ये सब चीज़ें आपको शामिल करनी पड़ेंगी। साथ ही शहरीकरण का कोई क्वेश्चन आया तो उसके लिए आपको SDG 9 और 11 को वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। UN हैबिटेट 3, भारत सरकार की योजनाएं जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, हृदय योजना आदि को जब तक सम्मिलित नहीं करोगे तब तक आपका उत्तर प्रभावी नहीं होगा। इस तरह उत्तर लेखन में आप सरकारी योजनाएं, आंकड़े, फ्लोचार्ट, डायग्राम आदि का उपयोग करते हुए उसको ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। मैंने यही रणनीति का पालन किया और इस मेरे अच्छे नंबर आने का यही रीज़न है। तो आप भी ये तरीका अपना के अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।